नमस्कार, सीमी से आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। एक मजबूत शुरुआत के बाद भारतीय बाजारों में ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली आई, लेकिन 1.5 घंटा बाकी है। देखते हैं क्लोजिंग की रणनीति क्या रहेगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी के दिन एक छोटे दायरे में बाजार, निफ्टी 17,850 के करीब, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट। गर्मियों में बिजली की किल्लत कम करने के लिए सरकार का एक्शन, बिजली कंपनियों से पूरी क्षमता के साथ बिजली बनाने और एक्सचेंजेस को देने को कहा। खबर से आज आईएक्स में 4% से ज्यादा का उछाल, बाकी सब पावर स्टॉक्स भागे। स्टील कंपनियों को जीएसटी के मोर्चे पर लग सकता है झटका, मेटल स्क्रैप पर रिवर्स चार्जेस के जरिए जीएसटी लगाने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने किया खारिज, सूत्रों के हवाले से खबर। सेम पार्टीज के बीच में डील हो गई, बहुत क्लियर है, ना किसी को कुछ मिलना ना किसी को जाना, लेकिन ओपन इंटरेस्ट मैनेज हो गया। बैंक निफ्टी 40,000 पर है, 49,000 की कॉल में 24 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट। पुट कॉल रेशो टेक्निकली इतना नीचे नहीं है, इतना ओवरसोल्ड नहीं है मार्केट पुट कॉल रेशो के हिसाब से जितना हेडलाइन दिखा रहा है। जो करंट सेबी डिस्पेंसेशन है वो काफ़ी क्लोजली इन चीज़ों को वॉच करता है। सेबी इसकी जांच करेगा। अब आप देखना अगले कुछ दिनों में ना ये गायब हो जाएगा। अब वापस पुट कॉल रेशो, वो जो सैनिटी होती है ना पुट कॉल रेशो की, वो अगले हफ्ते से वापस आपको रिटर्न हो जाएगी। चलिए, सीएनबीसी आवाज़ की बड़ी मुहिम और सुबह सुबह इसका आपने इम्पैक्ट देखा 1 घंटे के अंदर। इस पर भी बात करेंगे और मार्केट की बात भी करेंगे। और मार्केट की बात तो क्या करें, आप समझ ही गए होंगे अगर हमने 3 ही हेडलाइन ली हैं तो मतलब किस तरीके की मार्केट में हम हैं। और मैं ये सोच रहा था कि 2 से 3.5 का जो सफ़र है, अब उसमें हम क्या बात करेंगे हर्षिता, और क्या तो मार्केट के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक्चुअली वो जो हमने जो वो प्ले किया था उसके ऊपर मैं एक चीज़ बोल देता हूँ। मुझे आज बहुत लोगों ने उस चीज़ के ऊपर रिप्लाई करें। कई लोगों ने कहा कि इसमें ये कैपिटल गेंस एडजस्टमेंट होते हैं, इसमें मार्जिन का एडजस्टमेंट होता है, जो भी है मतलब ठीक है, मुझे ही पता चलेगा, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी सेबी बोल रही है जांच करेगी सेबी, और सेबी की जांच में निकल के आएगा। अगर निकल के आता है कि सब रेगुलर है, कुछ नहीं है, तो ठीक है, मेरे लिए भी एक नई सीख होगी। और सीखना तो कभी बंद करना नहीं चाहिए हमको, तो एक अच्छी सीख होगी। और नहीं होगी और कुछ बाकी में कुछ गड़बड़ चल रही है तो वो पता चल जाएगा, तो वैसे ही एड्रेस हो जाएगा। तो वैसे ही एड्रेस हो जाएगा। हाँ, तो मतलब आज इसलिए मैं कई लोगों को बोल रहा था कि मैं कहा तो जल्दी किस बात की, सेबी ने बोला नहीं कि वो जांच करेंगे इसकी, और देखेंगे कि डेटा पॉइंट निकाल के देखेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज है जिनके बीच में डील हुई, और वाकई में अगर सारे रूल्स फॉलो हुए और कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है। वरना लेकिन पॉइंट ये था आज सुबह, इसको हाईलाइट करने का पॉइंट क्या था, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको हाईलाइट करने का पॉइंट ये था आज सुबह कि ख़ासतौर से कई लोग जो मार्केट में बिल्कुल ऑप्शंस को समझते भी नहीं है, वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि पुट कॉल रेशो अगर 0.75 पर आया तो हमें बाय करना है, 1.25 पर आया तो हमें सेल करना है। लेकिन अगर उसकी सैंक्टिटी ही अगर डिस्टर्ब हो रही है इन ऑप्शंस के थ्रू, तो इसके लिए उस पर थोड़ी सी एक मुझे लग रहा था कि बात करनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने वो टॉपिक रेज किया था। लेकिन आज की मार्केट पर आते हैं हर्षिता, और एकदम फ्लैट। हाँ, बिल्कुल एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है। मुझे इनफैक्ट अनुज, जब मैं खिलाड़ी नंबर 1 कर रही थी, थोड़ा सा ट्रेंड मजबूत था। ये अचानक 1 बजे के बाद जो बिकवाली बढ़ने लगी है, और ये हर रोज हो रहा है। ये मिड मार्केट लंच पीरियड के टाइम पर ऐसे लगता है लोग अपनी सारी पोजीशंस काट लेते हैं, फिर सोचते हैं कि 2-2:30 बजे सोचेंगे नई तेजी करनी है या नहीं। बिल्कुल हर्षिता, देखिए क्लियरली एक चीज़ तो है, लेकिन मार्केट में बड़ा ट्रेड जो है वो आपको रैली फेल होने पर मिल रहा है। जैसी रैली फेल हो रही है, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं, आज 2 रैली दी निफ्टी ने आपको, 2 रैली दी बैंक निफ्टी ने आपको, और दोनों में क्लियरली आपने अगर सेलिंग की होती तो आपका पैसा बना होता। हाँ, आप ये ना इस टाइप की मार्केट है जिसमें अगर आपने सुबह बोला होता कि बाय ऑन डिप करूंगा मैं, तब आप उसको डिफेंड कर सकते हो। अगर आपने सुबह बोला था नहीं मैं तो सेल ऑन रैली करूंगा, आप उसको डिफेंड कर सकते हो। स्मार्ट ट्रेडर कहेगा कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो दोनों किया है और मैंने तो दोनों तरफ पैसा बनाया। तो एक स्मार्ट ट्रेडर की मार्केट रही है आज। देखिए निफ्टी ने क्या किया, एसेंशियली मैं निफ्टी का हाई और लो देख रहा था। 100 पॉइंट का बैंड है निफ्टी में, कुल मिला के 100 पॉइंट। नीचे का लो देख लीजिए आप और ऊपर का हाई देख लीजिए, 17,817 से लेकर 17,920 के करीब। ये एक मार्केट की एक एसेंशियली एक रेंज रही है। और अब उसका एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बार कॉल और पुट ले आइए, एक 17,900 की कॉल और एक 17,800 के पुट। ज़्यादा आंकड़े भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 आंकड़े देखना काफ़ी है, वही आपको बता देगा किस टाइप की रेंज में हैं हम। 17,900 की कॉल राइटर को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है और 17,800 के पुट राइटर को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। दोनों का प्रीमियम आप देख लीजिए, ऐड कर दीजिए, करीब करीब 100 रुपये बनता है। और 17,900 की कॉल 68 रुपये पर, 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट। 17,800 के पुट, और ये जेन्युइन वाला ओपन इंटरेस्ट है, वैसे 82 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है।
इसी की जो मिड पॉइंट है उसके आसपास हम घूम रहे हैं आज। हाँ, एक और रैली आ रही है, ये थर्ड रैली आ रही है, अब देखते हैं ये सक्सेसफुल होती है नहीं। अच्छा, आज मैं मार्केट पे हल्का सा बेरिश और इसलिए भी था क्योंकि ये रैली जो है ना, ये सारी मुझे फेक रैलीज लग रही हैं। और आज देखिए, आज एक्चुअली आईटी डाउन है, जो कि एक्चुअली मार्केट को अगर कोई सेक्टर लीड कर रहा था वो डाउन है, और पूरी कुल मिला के शॉर्ट कवरिंग जो हुई है थोड़ी बहुत बैंक निफ्टी में हुई, लेकिन ओवरऑल टेक्सचर जो है सेल ऑन रैली का है। लेकिन बड़ी अब जो फ्रेश डिक्लाइन है, अब वो आने के लिए 17,817 का टूटना जरूरी है, जो आज का लो है। अब अगली बड़ी गिरावट आपको उसके नीचे ही मिलेगी, उसके नीचे जब तक नहीं जाता मार्केट तब तक आपको अब बड़ी गिरावट नहीं मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट है 17,800 पर, एक दो मूविंग एवरेजेस भी प्लेस्ड हैं, और ओपन इंटरेस्ट जो पुट्स का बेस है वो भी 17,800 पर है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर अब ये तीसरी रैली, अब तक दो रैली हुई, दोनों टिक नहीं पाई। एक तो सुबह सुबह खुलती हुई जिसमें तो बहुत क्लियर एडवाइस दी कि आपको सेल करना है, दूसरी जो मिड पॉइंट पर हुई नून के करीब, वो वहाँ से फिसला और फिर रेड में आया। अब एक तीसरी रैली हो रही है, इसको अगर रैली कहना चाहते हैं आप तो, लेकिन 80-85 पॉइंट की, ये भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिस्क पर है। 40,500 आखिरी सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी है। और एक और ज़रूरी बात, 40,500 के नीचे बैंक निफ्टी में कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा 40,100 तक, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक कोई सपोर्ट नहीं 400 पॉइंट का। इसके लिए 40,500 का डिफेंड करना, और इसके लिए आज बुल्स ने पूरी जान लगा दी। सुबह 2 बार 40,500 टेस्ट हुआ, दोनों बार उसको डिफेंड कर लिया, क्योंकि उसको डिफेंड करना बहुत ज़रूरी था, वरना फिर एल्गो ट्रेड्स प्ले होती है आपके लिए। लेकिन अपसाइड में कॉन्फिडेंस तब तक नहीं लौटेगा जब तक आप 41,500 नहीं पहुंच जाते। 700-800 पॉइंट दूर है, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो उसके ऊपर जाके बंद होना पड़ेगा, उससे पहले तो रैली में कोई दम है नहीं। और वो थोड़ा सा लंबा है, देखते हैं। तो थोड़ा सा ये स्ट्रगल पीरियड जारी रहेगा और होपफुली धीरे धीरे करके मार्केट को और सपोर्ट मिले। वैसे सपोर्ट की अगर बात की जाए, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बार स्क्रीन पर रख देते हैं, क्योंकि इसका पार्टिसिपेशन अब आने लगा है, और उम्मीद तो यही है कि आरआईएल का योगदान थोड़ा सा और अगर बढ़ जाए तो होपफुली हम एक ज्यादा बेहतर क्लोज की तरफ जाएंगे। बीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए किन स्टॉक्स पर नजरें? एग्जैक्टली पहला स्टॉक मेरा आपने छीन लिया हर्षता, इट्स रिलायंस। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था कि बिल्कुल, अब जो अनुज बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कि इस क्लस्टर को ऑप्शन राइटर्स ने घेरा हुआ है, बस एक रिलायंस जो है इस वक्त एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। मैं निर्णायक शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि लगभग 3 दिन ये अपने 50 डेमा से स्ट्राइक कर रहा था। अगले आधे घंटे में ये जो लेवल है करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि इट्स 2447 इन स्पॉट, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर ये पार करे शायद, तो शायद एक अच्छा स्विंग निफ्टी को मिल सके, बट अभी भी वो लेवल ड्यू है, याद रखिएगा, क्रॉस नहीं हुआ। इट्स 2448, याद रखिएगा। मैं इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा था, इसलिए मैं रिलायंस का जिक्र कर रहा था। 36% रोल ओवर रिलायंस का हुआ है, लेकिन अगर आप में कंपेयर करें कुछ अच्छे स्पेस से, तो ये रोल ओवर अभी भी काफ़ी कम है। मैं अच्छे स्पेस का जिक्र करता हूँ आज तक यहाँ पे, जिनमें रोल ओवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले जो स्पेस सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर दे रहा है, दैट्स सीमेंट। ज़्यादातर स्टॉक्स 52 वीक हाई, 11 महीने के हाई और 12 महीने के हाईज पे ट्रेड कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट 54, श्री सीमेंट 58, रैमको सीमेंट्स 55, ग्रासिम 64। सबसे मजबूत कड़ी इस पूरी एंटायर रोलओवर प्रोसेस के दौरान, जो कि शुक्रवार से शुरू हुई थी, फिर सोमवार और आज मंगलवार में है, और अभी 2 दिन से और देखने हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स। कैपिटल गुड्स में एबीबी, सिमेंस को आई थिंक पावर के एक स्विंग से काफ़ी एडवांटेज मिला। सिमेंस 46% रोल ओवर, वोल्टास, पॉलीकैब, एस्ट्रल 44-45% रोल ओवर, और पावर स्पेस में एनटीपीसी और टोरेंट पावर हर्षता 46%। तो पावर और एक सीमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स इस वक्त दिखाते हुए। जी हाँ, और आज इनफैक्ट पावर कंपनियों का एक बहुत ही जोरदार एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। इस पर आगे हम डिटेल में बात भी करेंगे। और ऑफ कोर्स सीमेंट में हमने देखा जो अंबुजा और एसीसी के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल कर आया, वो फ्रेट का मामला सेटल होता हुआ हिमाचल में, तो वहां से भी एक और ऊर्जा मिलती हुई दिखाई दी है। लार्जली हमने देखा है कल से आज में सीमेंट स्टेबल रहा है और पॉजिटिव रहा है। चलिए आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां पर ट्रेंड क्लियरली तेजी का बनता दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज के बाजार में मुनाफा वसूली देखने को भी मिली है। तो कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए वीरू ने। ब्रिटानिया इस समय डेज हाई पर आता हुआ 1.1% ऊपर। टाटा स्टील में हमने देखा एक अच्छी खरीदारी बनती दिखाई दी है। लेकिन पावर कंपनियां, जैसे वीरू भी मेंशन कर रहे थे, एनटीपीसी का जिक्र वीरू ने किया, आईएक्स देखिए 4.5% ऊपर और टाटा पावर करीब 2% ऊपर। जिस तरह से गर्मी जल्दी आने वाली है और पीक डिमांड दरअसल 229 गीगावाट्स की अप्रैल में ही आ जाएगी, उसके मद्देनजर जो सरकार एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है
कि ज़्यादातर कंपनियों को कहा गया है पूरी क्षमता पर आप काम करें, पावर जनरेट करें, एक्सचेंजेस को बेचें, तो इधर वेज पावर कंपनियों के लिए पॉजिटिव और उनको बेहतर प्राइसिंग मिलेगी और एक्सचेंजेस के लिए पॉजिटिव, वॉल्यूम क्लियरली बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज क्या नहीं चला है उसमें देखिएगा, अदानी एंटरप्राइजेज में मुनाफा वसूली है, बजाज ऑटो आज 1.5% नीचे, एबी फैशन एंड रिटेल पिछले हफ्ते आपको याद होगा एक के बाद एक कई सारे ट्रेडिंग तेजी के कॉल्स आए थे, लेकिन उसके बाद स्टॉक अब मुनाफा वसूली में आता हुआ 4.5% का दबाव। और आज अगर निफ्टी बैंक में ऊपरी लेवल से प्रेशर बनाया है तो सरकारी बैंकों ने बनाया। पीएसयू बैंक इंडेक्स आज नीचे है, कैनरा बैंक उसका एक अंश करीब 2.5% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज हमने देखा है बड़े मूव्स देखने को मिले तेजी और मंदी की तरफ। अभी भी मिड कैप टेरिटरी नेगेटिव ही दिखाई दे रही है, हल्का सा दरअसल फ्लेवर मंदी वाले शेयरों की तरफ है ब्रॉडर मार्केट में, कुछ नेगेटिव टोन के साथ इस समय मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं हमारे जानकारों का पूरा पैनल जो आपको बताएंगे आज ट्रेड कहाँ लेना है। फंडामेंटल्स के लिए आज हम बात करेंगे विलियम ओनील के मयूरेश जोशी से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ तैयार बैठे हैं प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, स्वाति होतकर और आगे श्रीकांत चौहान को भी जोड़ेंगे। पावर स्टॉक्स आज पूरे फोकस में हैं। जो सेक्शन 11 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इन्वोक किया गया है सरकार की तरफ से, इसके क्या मायने हैं, किन कंपनियों के लिए फेवरेबल रहेगा, आपकी पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए इन पावर कंपनियों में, सब पर बातचीत होगी अभिजीत बोरा से जो शेयर खान पीएनबी पारिबा में दरअसल इसी सेक्टर को ट्रैक करते हैं। इसके अलावा आज तो फोकस रहेगा क्या चल रहा है में मेटल कंपनियों पर, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स ग्लोबल फ्रंट पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ चार का चौका में हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। सस्ता ऑप्शन लेंगे प्रशांत सावंत से। आज एफएनओ का सुपरस्टार देंगे श्रीकांत चौहान। चार्ट का चमत्कार के लिए तैयार होंगी स्वाति होतकर। तो मिड कैप फंडा हम लेंगे मयूरेश जोशी से। ऑफ कोर्स आज मार्केट बिग वॉइस में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर एंड सीआईओ मिहिर वोरा को जोड़ेंगे और ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का चेक तो लेंगे ही। चलिए एक काम करते हैं अब, लेकिन अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं और इस समय की कॉल्स लेकर आते हैं। मार्केट एकदम फ्लैट विद पॉजिटिव बायर्स। गाबा सर गुड आफ्टरनून। गाबा सर आपकी कॉल इस समय की। वेल थैंक यू, गुड मॉर्निंग। सुबह का मुझे एनालिसिस बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू वेरी मच। लर्निंग इन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वेरी गुड। आज का स्टॉक है एस्ट्रल, बहुत अच्छा बेस बना हुआ, बहुत बढ़िया है। 1929 का स्टॉप लगाना चाहिए, ट्रेड करा है 1950 के आसपास, टारगेट होगा 1980। एस्ट्रल। प्रकाश गाबा का सर का कॉल है एस्ट्रल, इस वक्त 1949 पे ट्रेड करता हुआ। और याद रखिएगा अभी जो मैं बात कर रहा था एस्ट्रल के रोलोवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे रोलोवर्स हैं। एवरेज मार्केट के जो रोलोवर इस वक्त खड़ा हुआ है मार्केट वाइड जो स्टॉक्स में है 36, 38, 40, ये एस्ट्रल का रोलोवर अगर आप इस वक्त देखें तो जो मैंने लास्ट देखा था शीट में वो करीब 44% स्ट्रॉन्ग रोलोवर। मानस आपका ट्रेड क्या है? वीरेन जी, सिंजिन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। और अगर आप पैटर्न्स देखेंगे तो सिंजिन में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। स्टॉक ने एक दिन में ही 20 डे, 50 डे और 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो सिंजिन में खरीदारी करेंगे 573 के स्टॉप लॉस के साथ। 573 का स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम 600 के टारगेट सेट करिए। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ओके, तो सिंजीन में एक अपॉर्चुनिटी और सिंजीन आज टॉप ट्रेड काउंटर्स में शामिल भी है। प्रशांत आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? हेलो हेलो प्रशांत आपकी आवाज आ रही है, बताइए क्या होगी? नहीं प्रशांत जी क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? नहीं, थोड़ा नहीं, सा एक्चुअली थोड़ा फ्रीज हो गया। तो मयूरेश के पास मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? लगता है आप मयूरेश आप म्यूट पर हैं शायद। Sorry for that. हाँ, Afternoon, Archana ji. Afternoon, Anuj. Afternoon to everyone on the panel as well. तो हमें लगता है, I think earnings season is out of the way. और जहां तक earnings का सवाल रहा है, capital goods stroke infrastructure companies ने अच्छा प्रदर्शन दिया है और ये प्रदर्शन शायद बरकरार रहे। तो इसमें से एक जो conditional buy watch list पे आ रहे हैं हमारे on the O'Neill methodology and O'Neill lens, त्रिवेणी टर्बाइन 308, 309 बहुत अहम पिवट लेवल्स है जो आज का है, ये क्रॉस करना बहुत अहम और जरूरी है। दो तीन चीजें हो रही है। एक, इसकी जो टॉप लाइन आई थी वन ऑफ द बेस्ट थी प्रीवियस क्वार्टर्स में,
कॉरस्पॉन्डिंगली जो इबिटा आया था वन ऑफ द बेस्ट था फॉर एवरी एंशुइंग क्वार्टर, जो पिछले 8 से 9 तिमाही अगर हम बात करें। इबिटा मार्जिन का जहां तक परफॉर्मेंस रहा है, हमें लगता है कि 21 से 22% तक इबिटा मार्जिन मेंटेन होनी चाहिए। जहां तक बिजनेस प्रोफाइल का सवाल रहा है, 1 to 100 मेगावाट्स की जो स्टीम इंजन होती हैं, जो इंडस्ट्रियल इंजन में ये फोरे कर चुकी है, एनीवेयर बिटवीन 5 to 30 मेगावाट, जो ट्रिमेंडस अमाउंट पे आई थिंक कैपेसिटी एडिशन हो रही है, केपेक्स स्पेंड हो रहा है बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट केपेक्स की तरफ से, और जिस तरफ से आई थिंक एक एंड यूजर एप्लीकेबिलिटी है ये कंपनी की, ऑर्डर फ्लोज काफी तगड़े रह सकते हैं। ऑर्डर मिक्स बहुत खूब है कंपनी का, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इज ऑलमोस्ट 44% और रिप्लेसमेंट मार्केट 16% के आसपास है। 1250 करोड़ की ऑर्डर बुक है और कहीं ना कहीं 1000 करोड़ के ऊपर की कैश बैलेंस है बैलेंस शीट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है एक कंडीशनल बाय हो रहा है, वॉच लिस्ट ऑन की लेवल्स 300 क्रॉस करेगा। त्रिवेणी टर्बाइन बिल्कुल आप नजर करें। ओके, त्रिवेणी टर्बाइन। अच्छा हर्षिता, एक चीज़ शायद पता नहीं मैं अलग से नोटिस किया, आपने भी नोटिस की हो, जिस दिन मार्केट इतना फ्लैट होता है उस दिन थोड़ी हमारी गेस्ट को कनेक्ट करने में भी दिक्कत हो रही होती है। पहले ही उस दिन गेस्ट थोड़े कम होते हैं और जो होते हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही होती है कनेक्ट करने में। मतलब बात क्या करें इस मार्केट में, कोई स्टॉक देखिए आप आज का आप टॉप F&O गेनर देखिए, 4% का गेन IEX और टॉप लूजर 4% का लॉस। मतलब और उसके बाद बाकी सब 2-2%, 1-1% का मूव है। मतलब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मूव, मोस्ट ऑफ द मूव जो भी हम कर रहे हैं वो सब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टेक्निकली, उसके अलावा कुछ है नहीं मार्केट में। जैसे खोद के आप खजाना ढूंढते हैं वैसी ट्रेड्स ढूंढने का दिन आ रहा है। प्रशांत सावंत को हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। बताइए प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी हर्षा जी, वीरू जी और अनुज जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। तो मेरा जो ट्रेड था, एनालिसिस किया हुआ था, वो गाबा जी ने बिल्कुल वही पिक किया, एस्ट्रल। मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बट अब मैं जो देना चाहूंगा वो होगा टाटा कंज्यूमर्स। ओवरऑल देखे तो सेक्टरल मैनेजमेंट हो रहा है, अभी FMCG डिसेंट पिक हुआ है। तो आज का जो पैटर्न है और जिस तरीके से एक थोड़ा सा हायर बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है, 20 मूविंग एवरेज के साथ स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं टाटा कंज्यूमर के साथ जाना चाहूंगा। करीबन 788 पे ये ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 715 715 का, और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो टारगेट 1 होगा 750 750 का। बिल्कुल। अच्छा, एस्ट्रल में खैर आज के लिए एक मूव है, खासतौर से लास्ट 1 घंटे में, और टाटा कंज्यूमर में भी अच्छा मूव स्पॉट किया प्रशांत ने। एक बार जुबिलेंट फूडवर्क्स का भी इंटरडे लेकर आई है, थोड़ी सी एक एक्चुअली पूरी की पूरी बास्केट में, कंजम्पशन बास्केट में पिछले 15 मिनट में आपने बाइंग देखी है। और अब अगर एक बार जुबिलेंट फूडवर्क का स्टॉक लेकर आए, वो भी डे हाई पर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पिज़्ज़ा एंड टाटा कंज्यूमर की जो ड्रिंक्स हैं मेरे ख्याल से वो इस समय एक अच्छा खासा मूड जनरेट कर रही हैं। उसके अलावा एक तो और स्टॉक्स, वोल्टास सुबह से काफ़ी मोशन में रहा है और वोल्टास में अच्छा खासा मूव आज आपने देखा है। हर्षिता, बहुत गर्मी है अपेरेंटली दिल्ली में तो खास तौर से, यहाँ मुंबई में भी, और मुंबई में कल तो AC चलाना पड़ा और फरवरी में AC चलाना पड़ गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा मई और जून के इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या आएगा, मैं तो ये सोच के थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। खैर और कॉल्स लेते हैं। स्वाति जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? यस, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल एज ऑल द पैनलिस्ट। आज के लिए मैं 2 बाय कॉल लेके आया हूँ। एक है मेट्रो ब्रांड के ऊपर। ये पर्टिकुलर स्टॉक हम देख रहे हैं, अगर वीकली चार्ट पे लगे तो लास्ट 4-5 मंथ्स का एक डाउनवर्ड स्लूपिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के वर्ज पे है। तो मैं एक प्रीएम्प्ट करूंगी, इसमें हमें ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, जो कि अराउंड 845-850 के रेंज में ही है। तो मुझे लगता है ये सी डेफिनेटली अभी काफी अच्छे ब्रेकआउट्स लेवल पे है, वॉल्यूम्स डिसेंट है। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल मूव हमें देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 900 के आसपास तक। तो करंट लेवल पे आप बाई कीजिएगा, 830 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 900। सेकेंड बाय कॉल मेरा शैलेट पे है। शैलेट में देख रही हूँ कि अभी जस्ट एक इंट्राडे मूव काफी आया है, स्ट्रॉन्गली अपने 5% ऊपर है, बट डेफिनेटली ये काउंटर बाय ऑन डिप्स अभी दूंगी, क्योंकि विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 मिनट्स में मोमेंटम आया है। अगर कोई भी डीप आता है 370 372 के रेंज में, तो यू कैन टेक अ बाय कॉल। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 360 का। आई बिलीव इसमें स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है वापस 390 to 400 के लेवल्स टेस्ट करने की। आपके स्क्रीन पे शायद होटल्स करीब 380-330 पे ट्रेड करता हुआ ये बाय कॉल है आपकी इस वक्त। अच्छा, और कुछ स्टॉक्स जो कि ठीक कर रहे हैं उसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हालांकि देखिए पावर पे भी एक डेडिकेट डिस्कशन हम शुरू करेंगे, तो मैं इसको अभी इंक्लूड नहीं करूँगा इस डिस्कशन में। एक बार आप लेके आइए BEL, HL दोनों एक फ्रेश मूव जनरेट करते हुए लोअर लेवल से, मोर स्पेशली BEL को लेके आइए एक बार स्क्रीन पे। देखिए एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था, उसके बाद कोलैप्स हुआ। कल इस स्टॉक ने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फिर स्ट्राइक किया और आज वहीं से पुल बैक का
माइनस बीएल को आप कैसे रीड कर पा रहे हैं इस वक्त? एचएल में तो मूव है, एचएल तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, लेकिन कोलैप्स मिला तो हमको मिला था बीईएल में। और कल के 200 EMA के पॉज के बाद आज एक पुल बैक है। कैसे रीड कर रहे हैं आप बीएल को इस वक्त डे हाई? देखिए चार्ट पे अभी तक केवल एक चीज समझ में आ रही है कि स्टॉक 200 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसल रहा है, उसके नीचे ट्रेड नहीं हो रहा है। तो अगर लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं, 93 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय केवल 99 रुपीज के ऊपर रहेगी, क्योंकि वहां पर अगर आप देखेंगे तो 97 से लेकर 99 पे मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। तो जब 99 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब एग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो आपको शायद 108 109 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लगातार ले रहा है, तो 93 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में, लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। सुबह में ही आशीष बोल रहे थे नर्वस 90s का शिकार बीईएल 100 के ऊपर जाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन दिक्कत यही है 100 पार करने में ही इतना समय लगा देता है ये स्टॉक और वहीं पर पसीने छूट जाते हैं। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, लेट्स सी यहाँ पर क्या निकल कर आता है। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स, क्योंकि कंजम्पशन थीम की बात हुई थी टाटा कंज्यूमर के थ्रू और ऑफ कोर्स जुबिलेंट फूड अनुज मेंशन कर रहे थे। मैरिको आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और मैरिको आप अगर गौर करें आज काफी दिनों बाद इस तरह का मूव देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर आप ओपन इंटरेस्ट एडिशन अकेले देखें 16% तक का ओआई एडिशन देखा गया है। 500 का स्टॉक अब आपकी स्क्रीन पर है। प्रशांत, इस पर अगर एक टेक्निकल चेक दे दें, क्योंकि सुबह में वो अपडेट आया था और शायद इस सिटी ने जो 585 का टारगेट दिया है उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या मौका है करंट भाव पर तेजी करने का मैरिको में? जी हर्षदा, अगर मैं मैरिको को देखूं तो आज का जो पैटर्न ओपनिंग से ही बना हुआ है वो बहुत स्ट्रांग है। और उसने ओपन करके क्या किया कि परसों के जो यानी कल का जो हाई था उसको टेस्ट किया है, यहाँ से बाउंस किया है। बहुत स्ट्रांग पैटर्न है, 20 दिनों के एवरेज के ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम्स बाउंस हो रहे हैं 500 के लेवल पे। मेरे हिसाब से आप इसको 488 488 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हो। टारगेट आप बहुत कंफर्टेबली 520 का टारगेट 1 और 530 35 तक के टारगेट। ओवरऑल बेस फॉर्मेशन हो चुका है, मुझे लग रहा है स्टॉक रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल है। चलिए, मार्केट में अब आज जो थोड़ा सा एक वरिंग फैक्टर अगर आप बोलें तो ये 3-4 स्टॉक्स जरा लेकर आइए। सबसे पहले HCL टेक का चार्ट लेकर आइए। HCL टेक याद रखिएगा IT पैक में अमंग स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स है और इस समय फ्रेश इंटरडे लो पर, ज़्यादा गिरावट नहीं है स्टॉक्स में, ये मैं बोल देता हूँ, लेकिन फिर भी डे लो पर इस समय HCL टेक का स्टॉक। TCS, और TCS कल भी थोड़ा सा वीक था। इनफैक्ट कल TCS ने हिंट दिया था कि IT में जो वो वन वे तेज़ी है उसमें शायद अब थोड़ा ब्रेक लग रहा है। और TCS आज सेकेंड डे रनिंग फॉलो थ्रू में हल्की सी वीकनेस। और उसके अलावा मेटल्स में हालांकि सुबह से मजबूती थी, लेकिन अब स्टॉक जो है डे लो पर, और वेदांता तो कंफर्टेबली डे लो पर और इनफैक्ट रेड में कारोबार करता हुआ। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो अभी मूव दिखा रहे हैं। उसके अलावा अपसाइड पर IRCTC, एक बार IRCTC और ITC दोनों लेकर आइए। यहाँ पर थोड़ी तेज़ी, और IRCTC एकदम डे हाई पर और ITC भी डे हाई पर। गाबा सर, TCS की हमने सुबह बात की थी कि एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा मूव दिखाया था उसने सेक्टर के ऑपोजिट। आज कुछ कॉन्फर्मेशन मिल रहा है TCS में या अभी भी वेट एंड वॉच? गाबा सर, TCS ओके। गाबा सर नहीं, आज थोड़ा सा हमारा लक खराब है। और मानस से पूछ लेते हैं। मानस, TCS पर आपका कोई व्यू? देखिए TCS पे व्यू थोड़ा, मैंने मॉर्निंग में इसके बारे में बात की थी कि IT में लार्ज कैप स्टॉक्स में वीकनेस लगातार लग रही है, चाहे वो इन्फोसिस हो या TCS हो। और अब इम्पॉर्टेंट देखिए ये है अनुज जी की 20 डे मूविंग एवरेज को TCS ब्रेक कर रहा है, जो कि निगेटिव है संकेत के लिए। शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है और कम से कम 3400 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडर के तौर पे तो अभी भी बिकवाली करके चलनी है, 3500 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है और 3400 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। आपके लिए TCS एक सेल साइड का ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लार्जली काफ़ी पोजीशंस अनवाइंड होने लगी हैं ऊपरी लेवल से इन IT कंपनियों में। एक दो और ट्रेड्स आपको हम दिखा देते हैं जहां पर कुछ पोजीशंस हल्की होती हुई दिखाई दी। आज इन्फोसिस देखिए अब 0.5% नीचे ट्रेड करता हुआ। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में टेक महिंद्रा की अगुवाई में दरअसल वो मूव आया था, वहां पर भी नरमी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर दबाव, इनफैक्ट विप्रो लगभग 1% नीचे है। मयूरेश, कल हम इस मुद्दे को डिस्कस भी कर रहे थे कि जो स्टांस से IT कंपनियां ले रही है, एक तो विप्रो ने कहा जो भी फ्रेशर्स ऑन बोर्ड होंगे उनकी सैलरी अब आधी होगी और फिर देखते हैं कि यहाँ पर कितने लोग एक्चुअली ज्वाइन करेंगे। दूसरी तरफ TCS फोकस कर रहा है जिन लोगों की बड़े पैमाने पर छटनी हुई है उनको मार्केट से
हायर करने की। बहुत वेरिड यहाँ पर डिसीजन मेकिंग एचआर फ्रंट पर कंपनियां ले रही हैं। आपकी क्या सलाह होगी इस समय एक निवेशक को, कंसिडरिंग अट्रिशन एक बड़ा पॉइंट बना था इन कंपनियों की अर्निंग्स में, स्पेशली इन द लास्ट 1 year? So to a large extent, Harshada ji, I think जो attrition के issues थे, I think they are largely getting sorted. अभी जो supply आ रहा है for unfortunate reasons you may call it, कल हमने जो wage कटौती की खबर सुनी freshers के लिए विप्रो में, obviously I think it's a little bit dampening. But कहीं ना कहीं I think at least the wage issues जो सारी IT companies face कर रही थी, that problem should largely be behind them. दूसरा I think जो core मुद्दा रहेगा ये companies के लिए will be how the US economy probably lands in this quarter and the quarter after that. अगर रेट दरें बढ़ती रही, क्या कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर फ्लोज गोइंग फॉरवर्ड, और इसके क्या मायने रहते हैं, क्योंकि अभी भी आप देखिए आई थिंक जो वैल्यूएशंस भी ट्रेड कर रही है अभी भी आई थिंक रीजनेबल वैल्यूएशंस, ऐसे नहीं कोई सस्ती कंपनीज हुई हैं, नीचे के स्तरों से डेफिनेटली एक रिट्रीवल मिला है प्राइस के हिसाब से, बट कहीं ना कहीं आई थिंक हाउ ऑर्डर फ्लोज विल प्ले आउट ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, स्पेसिफिकली आई थिंक यूरोपियन रीजन में, क्योंकि यूरोपियन रीजन एक बहुत बड़ा सोल पॉइंट है, काफी कॉन्कॉल्स मैनेजमेंट ने कहा भी है और दर्शाया भी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमारी जो रेटिंग्स हैं आईटी सेक्टर एज होल में, आई थिंक वी आर स्टिल हैविंग एन इक्वल वेट रेटिंग। टॉप नेम्स में से ऑब्वियसली नेम्स लाइक इन्फोसिस जिन्होंने गाइडेंस बढ़ाया है, ये रडार पे रख सकते हैं, और मिड कैप में मोमेंटम अगर कहीं रह सकता है इज विद द क्वालिटी नंबर्स व्हिच हैव कम थ्रू, और एक कंपनीज अच्छी कर रही है, परसिस्टेंट हो फोर जो, मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा पूरे क्षेत्र को लेकर। ये सेलेक्टिव होने की बात जो अपने मयूरेश जी गई, मैं एक विकल्प और रखता हूँ आपके स्क्रीन पे। लेट्स ब्रिंग जुबिलेंट, अभी जिसकी बातचीत हो रही थी। जुबिलेंट लगभग अगर आप देखें तो अक्टूबर 2021 में इसका जो हाई लगा था वो था करीब 927 का, वहाँ से आज करीब 463 के प्राइस में है। इसके अगेंस्ट बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी वेस्ट लाइफ ने। वेस्ट लाइफ का ऑल टाइम हाई लगा था करीब 825, लेकिन मयूरेश जी इस बार वेस्ट लाइफ में भी डिप था, और मैं आज ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वेस्ट लाइफ एग्जैक्टली अगर आप देखें अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जो कि अमूमन एक अगर आप देखें बाइंग का अच्छा मापदंड होता है कि हाँ इस लेवल पर कोई अच्छा स्टॉक मिले तो लेना चाहिए, आज कुछ बाइंग विटनेस करता हुआ इस प्राइस पे अगर इन दोनों में से एक को ग्रैब करना हो, स्पेशली एज वैल्यू बायर, आप किसको प्रेफर करेंगे? तो वीरू जी आई थिंक बेस्ड ऑन नंबर्स इटसेल्फ, अगर आप पूरे क्यूएसआर इंडस्ट्री के नंबर्स देखें ये तिमाही के लिए, वेस्ट लाइफ हो, जुबिलेंट हो, पिज़्ज़ा हट के नंबर्स हो, तो आई थिंक वेस्ट लाइफ के नंबर्स हैव बीन द बेस्ट। अगर आप सेम सेल स्टोर ग्रोथ देखिए, जिसे लाइक टू लाइक ग्रोथ कहते हैं, हैज बीन एक्सेप्शनल। अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखें व्हिच इज मेजर्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय द लाइक टू लाइक ग्रोथ, वहां पे एक अच्छा इजाफा देखने मिला था। जो नंबर ऑफ स्टोर्स खुले हैं वहां पे अच्छा खासा एक इजाफा हुआ है, एंड दैट हैज जनरली रिफ्लेक्टेड सिग्निफिकेंटली इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स जो कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं और बॉटम लाइन ग्रोथ के ऊपर। जुबिलेंट ने डिसअपॉइंट किया है इन टर्म्स ऑफ लाइक टू लाइक ग्रोथ, पिज़्ज़ा हट ने डिसअपॉइंट किया इन टर्म्स ऑफ लाइक टू लाइक ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर मेक और चूज करना है, आई थिंक यू हैव टू चूज बिटवीन द टू बेस्ड प्योरली ऑन नंबर्स, और जो मैनेजमेंट कमेंट्री रही है, मुझे लगता है आई थिंक वेस्टलाइफ के आंकड़े बेहतर थे, और अगर कमेंट्री की उम्मीद या विश्वास रखें ऑन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स नंबर्स, शायद वेस्टलाइफ अच्छे नंबर्स पोस्ट करते रहे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। पिक एंड चूज करना तो वेस्टलाइफ। जो आदमी 3 दिन से खिचड़ी खा रहा हो उसको आप पिज्ज़ा और बर्गर की बात कर रहे हैं। कोई नहीं अनुज, नहीं। 1-2 दिन और चलेगा, वीकेंड तक आप एकदम ठीक हो जाएंगे। नहीं, वो कोई नहीं, फूड पॉइजनिंग हर्षदा उसका एक खैर अपना एक अलग वो है, लेकिन मार्केट देखिए हर्षदा, वापस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस मार्केट को मैं बोलूँ क्या, क्योंकि हमको कॉन्स्टेंटली मार्केट पे कुछ ना कुछ कमेंट्री देनी होती है, लेकिन आप देखिए निफ्टी वापस रेड में आ गया बाय द वे, और बैंक निफ्टी देखिए एक बार फिर तीसरी रैली है ये बैंक निफ्टी की जो इस समय फेल हो रही है, और बैंक निफ्टी अब 35 पॉइंट नीचे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है अब इस बार अगर ये 230 to 330 के बीच में अगर ये चला गया इस बार 40-550 के नीचे मान लो, तो इस बार 40-500 का बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा शायद बैंक निफ्टी के लिए। तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं बैंक निफ्टी पर, क्योंकि डेटा पॉइंट्स जो है वो बहुत अच्छे लग नहीं रहे हैं यहाँ पर। इंडेक्स जो है काफ़ी वीकनेस दिखा रहा है, और एक लास्ट डिच अटेम्प्ट है मुझे लग रहा है एक 40-500 बचाने के लिए। और सुबह मैं एक और चीज़ कह रहा था, आज मुझे ना इस एक्सपायरी में थोड़ी सी वो गंदी वाली फीलिंग जो होती है ना मार्केट को लेकर,
कि कोलैप्सिंग टाइप की मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है इस मार्केट के इंटरनल्स देख के, इस मार्केट में मिड कैप ब्रेथ देख के, इस मार्केट में ओवरऑल लीडरशिप वाले जो स्टॉक्स हैं उनका मूव देखकर, एक आप रिलायंस को निकाल दीजिए इस मार्केट से, ये मार्केट कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। एक कंट्रीब्यूशन प्लेट देख लेते हैं और रिलायंस का देखिए कंट्रीब्यूशन। अब रिलायंस 1% ऊपर है, 1% रिलायंस ऊपर मतलब 13% रिलायंस का वेट, 11 पॉइंट निफ्टी में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, वरना बहुत बुरा मामला है वरना मार्केट का। उसके अलावा एक्चुअली आज ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए, जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मुद्दा उठा है। इस पर एक टेक चेक ले लेते हैं स्वाति आपसे, और फिर ऑफ कोर्स आज की जो एक बड़ी थीम जो मार्केट में चली है वो है पावर कंपनियां, उस पर हम डिटेल में आएंगे। स्वाति, रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्री का हर्षदा जी हम लोग लास्ट 4-5 डेज से डेटा देख रहे थे और काफी अच्छी पुल बैक रैली दिखाई थी 2300 टू ऑलमोस्ट 2460-70 के लिए। अभी मैं देख रही हूँ कि मार्केट का जैसे करेक्शन मोड में है, रिलायंस में भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ उसका वीक होते हुए ना, क्योंकि 50 डीए में जो उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 2480 2470 के रेंज में, वो वहां तक हम लोग ने कल 2 दिन पहले जाते वक्त देखा था, वहां से सेल ऑफ नजर आया था। मुझे लगता है अभी इमीडिएट सपोर्ट है 2400 का, जो कि क्लस्टर सपोर्ट लेवल है। अगर आप आर्ली चार्ट्स देखोगे तो उसने डबल बॉटम्स बनाए हैं 2410 2400 के रेंज में। अगर वो ब्रेकडाउन दे देता है तो ये हमें सेलिंग प्रेशर और सही तो प्रॉफिट बुकिंग इंटेंसिफाइड होते हुए नजर आएगा, जो कि काउंटर को वापस लेके जा सकते हैं 2350 के आसपास। तो थोड़ा सा होल्ड ऑन रखना चाहिए। रिलायंस में फिलहाल बाइंग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, अगर जिनके पास हो तो भी एक 2410 का स्टॉप लॉस प्लेस करके आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि स्टॉक स्टेडी रहे, और यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस समय तेजी नहीं आ रही है, हल्की बढ़त देखने को मिली है। याद रखिएगा, अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात कर ले, क्योंकि जो आप चैनल देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो ये हमारी तरफ से डिस्क्लोजर। अब आते हैं उस पॉकेट पर जहां पर आज एक्शन देखने को मिला है, और बात हो रही है पावर कंपनियों की। दरअसल बिजली की बढ़ती मांग को लेकर पावर मंत्रालय एक्शन में आ चुका है। सरकार ने सभी बिजली कंपनियों से पूरी क्षमता के साथ प्रोडक्शन करने के लिए कहा है, साथ ही एक्सचेंजेस को बिजली देने का आदेश भी दे दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद ही हमने देखा है सभी पावर कंपनियों में और पावर एक्सचेंजेस में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। कुछ देर पहले एक और चीज फ्लैश हुई थी, जो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आता हुआ दिखाई दिया था कि अगले 3 दिन दरअसल बहुत ही गर्म रहने वाले हैं। मैक्स टेम्परेचर नॉर्मल से काफी अबव रहेगा सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। अगले 5 दिनों तक ये वार्निंग है, और साथ ही साथ 3 डिग्री ज्यादा दरअसल इन इलाकों में तापमान आएगा। तो अभी हम फरवरी मिड में हैं, या फिर फरवरी 20-21 हो गया है, और नॉर्मल जो पीक डिमांड की कैलकुलेशन में डिपार्टमेंट ने की है वो दरअसल ये की है कि अप्रैल में सबसे ज्यादा गर्मी होने वाली है। आसानी से यहाँ पर पारा चढ़ता हुआ दिखाई देगा, और उसी गर्मी के चलते इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी पीक होती हुई दिखाई देगी। जो सरकार ने कैलकुलेशन किया है कि अप्रैल के पीक में करीब 229 गीगावाट्स एनर्जी की मांग रहेगी। अब ऐसी स्थिति में कंपनियों को पूरे तरह से चौकन्ना रहना, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ये है पूरा बैकग्राउंड। अब यहाँ से आगे ट्रेड में कितना और फायदा बनता दिखाई देगा। अभिजीत बोरा दरअसल इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। अभिजीत, आपने भी इनफैक्ट मेट डिपार्टमेंट की हाईलाइट सुनी है, ये जो सेक्शन 11 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का इन्वोक किया है सरकार ने, वो पढ़ा है। इसका कितना असर और किस तरह की कंपनियों पर आता हुआ दिखाई देगा, ये समझना जरूरी है एक शेयर धारक के लिए। देखिए, सबसे पहले तो जो सेक्शन 11 इन्वोक किया है उसमें कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है, नॉर्मली इंपोर्टिंग कोल लाइक मुंद्रा यूएमपीपी ऑफ टाटा पावर। सो वी हैव आल्सो सीन दैट मई से लेके दिसंबर के बीच में भी सेक्शन 11 इन्वोक किया था। उसमें मुद्रा यूएमपीपी जो पहले लॉस मेकिंग था, उनके लॉसेस बहुत रिड्यूस हुए बिकॉज फ्यूल कॉस्ट पास थ्रू अलाउ किया था गवर्नमेंट ने। अगेन ये एक्सपेक्टेशन था कि समर्स के टाइम पे ये वापस से इन्वोक करेंगे, लेकिन ये बिफोर समर्स ही इन्वोक कर दिया गया है। इससे हमारा ये अनुमान है कि टाटा पावर का जो यूएमपीपी मुंद्रा यूएमपीपी प्लांट है वहाँ पे लॉसेस कम रहेंगे और ये उनके लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए उनका स्टॉक भी आज पॉजिटिव रिएक्ट किया है।
सो लार्जली ये कोल बेस्ड पावर प्लांट जो इंपोर्ट बेस्ड है उनको बेनिफिशियल करेगा, इंक्लूडिंग टाटा पावर। अभिजीत जी, सो गुड आफ्टरनून। तो टाटा पावर के लिए कितना बेनिफिशियल है, और क्या ये सिर्फ ये जो आज का 1.5% मूव है इसने कैप्चर कर लिया है इसको, या यहाँ से और री रेटिंग की संभावना है? सी इम्पोर्टेंट ये है कि टाटा पावर जो उसके पावर प्रोक्योरर्स है लाइक डिस्कॉम्स इन राजस्थान और गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये एक पीपीए साइन करे जिसमें क्लैरिटी रहे कि कितना कॉस्ट पास थ्रू होगा। ऑब्वियसली सीआरसी जो रेगुलेटर है उनका भी इसमें रोल रहेगा। अभी तक ये देखा गया है कि गवर्नमेंट ने प्रोविजनल टैरिफ अप्रूव किया है, लेकिन फुल क्लैरिटी नहीं रहा है इस सब्जेक्ट पे। प्लस लास्ट टैरिफ रिवीजन जो यूएमपीपी के लिए था मुंद्रा का, उसमें कुछ प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द कोल माइंस भी शेयर करना था। तो इट इज मोर ऑफ लाइक लैक ऑफ क्लैरिटी till what time it will continue. If it is only for summers, then again summers के बाद में वापस वही कंसर्न होगा, इन प्लांट्स का फिक्स कॉस्ट अंडर रिकवरी विल इंक्रीज। तो हमारा अनुमान ये है कि यहाँ से जब तक ये रहता है टाटा पावर टाइप का स्टॉक विल डू वेल बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 11। बट मोर इम्पोर्टेंट है कि टाटा पावर शुड enter into a PPAs with discoms of these three states to fully utilize their Mundra UMPP. Then the re-rating will happen. जी, मैं ये आपसे पूछने वाली थी, कंसिडरिंग आपने कहा कि मई से दिसंबर के बीच भी दरअसल वो सेक्शन 11 इन्वोक था, तो लार्जली टाटा पावर हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। अब कितनी कैपेसिटी पर ये इस समय काम कर रहे हैं और फिर कितना स्कोप है वो फुल कैपेसिटी पर आने के लिए? हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस विल इट बी? साइजेबल डिफरेंस, एक्चुअल नंबर देना थोड़ा डिफिकल्ट है इस पॉइंट इन टाइम पे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कितना पास थ्रू होगा, फ्यूल कॉस्ट का जो पास थ्रू है वो कितना अलाउ करेगा सीआरसी, दैट हैज टू बी नोन स्टिल, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला है कि दे विल डिसाइड ऑन दीज फैक्टर्स। अभी उनका मुंद्रा का लास्ट कॉल के हिसाब से कोई भी प्लांट ऑपरेशनल नहीं है, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इट मे टेक टाइम टू restart these plants if section 11 is not invoked again. But ये quite significant positive है अगर ये continue रहता है section 11 और या ये PPA साइन करते हैं, तो यहाँ से अच्छा खासा earnings में improvement आ सकता है, क्योंकि either Mundra will turn profitable or the losses will be very minimal. So that is a very significant positive for Tata Power. कोई टारगेट है टाटा पावर पर at this point in time? And we have target of 245 rupees on Tata Power, okay, and have a buy rating on this stock. Okay, point taken. इसको अगर IEX के कॉन्टेक्स्ट से समझा जाए तो उनके लिए भी क्या इक्वली बेनिफिशियल रहेगा जितना आप अपसाइड देख रहे हैं टाटा पावर में? IEX we don't cover, so we cannot comment on how it will benefit it. But definitely CERC has today introduced a new expensive power mechanism on for the power exchanges. तो उनका वॉल्यूम भी इस दौरान बढ़ेगा, क्योंकि अभी पीपीए के थ्रू नहीं जाके ये पावर एक्सचेंजेस के थ्रू सेल होगा पावर जो भी रहेगा, तो उनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो उनके लिए भी के लिहाज से भी अच्छा है। बट हमारा इस पे कोई कवरेज नहीं है, वी डोंट हैव एनी व्यू ऑन IEX। ओके, अभी जी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, ओके आई मीन अदानी स्पेस पे थोड़ा सा टसल्स और भी हैं, बट एग्जैक्टली क्योंकि इम्पोर्टेड कॉल अदानी पावर भी यूज़ करता है, अदानी पावर पे आपका टेक, और साथ ही साथ में कुछ जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं उन पे अगर आपका व्यू चाहूँ, सिमेंस को आप अगर आपकी कवरेज लिस्ट में शामिल हो, ऐसी परिस्थिति में कैसे देखते हैं, उस पर आपका टेक क्या है? अदानी पावर वी डोंट कवर, एंड Siemens आई एम नॉट द एनालिस्ट हु इज कवरिंग हियर, so would not be able to comment on these. Okay. अभिजीत, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, लेकिन अभिजीत ने बहुत ही क्लियर राय दी है। टाटा पावर बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहेगा इस पूरे मामले में, और खासतौर से मुंद्रा यूएमपीपी में वहां पर अगर कंपनी कुछ पीपीए साइन कर लेती है नियरिंग स्टेट से तो और सोने पे सुहागा। उनका टारगेट 245 का है, बाय कॉल दिया है। अच्छा, टाटा पावर पर गाबा साहब फटाफट से एक व्यू दीजिए, क्योंकि सुबह में भी इसकी चर्चा हुई थी। अब यही है कि स्टॉक एकदम शांत हो जाता है, लेकिन आज का मूव क्या इसमें फिर से
ऊर्जा डाल रहा है? क्या 207-8 पर आप भी खरीदने के पक्ष में हैं? देखिए ऐसा है, टाटा पावर का करीब 2-3 हफ्ते से साइडवेज जोन पर है। आज दूसरी बार एक अटेम्प्ट हुआ है ऑन द अपसाइड और शायद ये अपडेट सक्सीड भी हो। इतना कह सकते हैं ब्रेकआउट मिला है 206। ओके आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारे शो में, लेकिन एक काम करते हैं, एक बार ज़रा बैंक निफ्टी पर व्यू ले लेते हैं, क्योंकि अब 44 पॉइंट नीचे वापस 40,657 पर। प्रशांत जी, लग रहा है 40,500 टूटेगा, और क्या कोई ऑप्शन के थ्रू उस मार्केट को प्ले किया जा सकता है इंडेक्स को थर्सडे की एक्सपायरी के लिए? अब कॉल या पुट, जो भी आपका मन करे। जी अनुज जी, आपने जो शुरुआत में कहा था 40,500, बिल्कुल मैं एक व्यू दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। 40,480, 40,480 फ्यूचर्स में अगर हम इसके नीचे क्लोज होते हैं तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रेट 900 पॉइंट डाउनवर्ड लेवल ओपन हो जाता है, जो करीबन हमें 39,500 39,500 तक ले जाएगा। तो अगर कोई भी बैंक निफ्टी में लॉन्ग हो तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिस्टम में रख दे 40,480 फरवरी फ्यूचर्स के लेवल में, और इसके नीचे अगर ब्रेक हो जाते हैं तो कल डेफिनेटली मेरे हिसाब से स्ट्रेट जो एंटर मनी पुट होगा उसमें हम ट्रेड कर पाएंगे। आज की जो क्लोजिंग है वो 40,480 के ऊपर हो तो ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में हमें बहुत बड़ी गिरावट दिख सकती है। तो स्पेशली मैं व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि काफी लोग, मैं जानता हूँ बैंक निफ्टी लॉन्ग है, तो आप 40,480 इसको स्टॉप लॉस बना के चलिए। ये ब्रेक होता है आपको पोजीशन से निकलना होगा। ओके 40,480 फ्यूचर्स पर उसको ट्रैक करिए, अगर वो ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में और तेज़ गिरावट आएगी। ये इस समय व्यू। और अच्छा, एक बार मिड कैप इंडेक्स भी देख लीजिए। मिड कैप इंडेक्स जब हमने शो स्टार्ट किया था तो फ्लैट था, लेकिन अब क्लियर नेगेटिव बायस के साथ 1/3% के डिक्लाइन के साथ मिड कैप इंडेक्स, ये देखिए क्या शानदार तरीके से एक मूव आया। शानदार तरीके से मतलब अगर आप बेयर हैं तो अगर आप बुल हैं तो ऑब्वियसली आप घबरा गए होंगे इस मूव से, लेकिन मार्केट दोनों के लिए बुल्स और बेयर्स। चलिए श्रीकांत भी जुड़ गए हमारे साथ। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत, आपकी ट्रेड्स? गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए मुझे लग रहा है कि वही है कि मार्केट एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और अगर इसी रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के आइडियाज हम फॉलो कर सकते हैं, दोनों तरफ हम लोग अपना व्यू रख सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में इतनी एक बात तय है कि नाउ इट इज वेरी क्लोज टू दी एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग रेंज। तो हम आने वाले दिनों में शायद 1 या 2 दिनों में इस रेंज को ब्रेक होते हुए देखेंगे। पुट कॉल रेशो ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका है, 0.61 के करीब है, तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे अगर कुछ लॉन्ग पोजीशन अगर बनानी है इस मार्केट में तो हमें लगता है टाटा पावर बिल्कुल ही एक अच्छा ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चलेंगे। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 215 या 220 के लेवल्स दिखा सकता है। सितंबर 2022 से अगर आप देखें तो इसमें एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, और उसी सेलिंग प्रेशर के फॉलिंग ट्रेंड लाइन के काफी नजदीक ही आ चुका है। ऑन द डिसमिसल ऑफ दैट हमें लगता है कि इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिलेगा, तो टाटा पावर को करंट लेवल से लॉन्ग करें, जो तकरीबन 208-207 के करीब ट्रेड कर रहा है, 202 का स्टॉप लॉस रखे। और साथ ही साथ मुझे लगता है बंधन बैंक, इसे हम शॉर्ट करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फॉलिंग कंसोलिडेशन पैटर्न बना हुआ है, और अगर इस रेंज के नीचे अगर ये ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से ये स्टॉक अगर गिरता है तो वापस एक बार 210 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बंधन बैंक को शॉर्ट करें जो 230 के करीब है, स्टॉप लॉस रखे 237 के करीब का, टारगेट्स 210 के। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए बंधन में एक शॉर्ट का ट्रेड 210 के लिए, लेकिन टाटा पावर एक बाय का ट्रेड साबित हुआ है। और ये पावर की जो किल्लत रहेगी उसको एड्रेस करने के लिए ऑफकोर्स सरकार ने ये कदम उठाया, लेकिन साथ ही साथ आप देखिए डिमांड फ्रंट पर क्या उभर कर आ रहा है। वोल्टास, जिसका हम जिक्र पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से कर रहे हैं, आज ये काउंटर लगभग 2-2.25% ऊपर, इस पूरे हफ्ते कल और आज में 4% से ज्यादा के गेंस, इस महीने 11% ऊपर है। वहीं आज आप गौर करें सिम्फनी का स्टॉक 4% की तेजी में आज दिखाई दिया है, और इस महीने 14 से 15% तक के गेंस देखने को मिले हैं। बजाज इलेक्ट्रिक जैसे काउंटर्स आपके रेडार पर होने चाहिए, क्योंकि वहां पर भी ये फ्लो करता है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया, जहां पर जाकर लोग शायद ये प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, वहां पर भी ये फ्लो करेगा। मयूरेश, उस लिहाज से हम सब जानते हैं भयानक गर्मी रहेगी तो एसी, रेफ्रिजरेटर्स, पंखों की डिमांड बढ़ने वाली है, कूलर्स की डिमांड बढ़ने वाली है। उस ट्रेड को आप कैसे या किस स्टॉक के जरिए प्ले करना ज्यादा बेहतर समझते हैं? मेरे हिसाब से अर्चिता जी, आई थिंक वोल्टास बहुत नजदीक आ रहा है अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास, और ब्लू स्टार एक दूसरा स्टॉक है जो नजर पे रह सकता है।
जो आप देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ चैनल इन्वेंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉकिंग काफी जोरदार आ रही है, बिकॉज आई वाज स्पीकिंग टू फ्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स। जैसे गर्मी का आभास बढ़ते जा रहा है, आई थिंक जो रीस्टॉकिंग हो रही है इन्वेंट्रीज की डीलर और डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पे बहुत अच्छी खासी हो रही है। दूसरा देखिए कि मोस्ट ऑफ दिस कंपनी आर कमोडिटी कंज्यूमर्स। जो रॉ मटेरियल में गिरावट देखी है हमने, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, और बाकी अन्य इनपुट कॉस्ट अलॉन्ग विद फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स एज वेल, कहीं ना कहीं ये मार्जिन्स को सहारा देंगे गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक दिस क्वार्टर एंड इवन द नेक्स्ट क्वार्टर आई थिंक बहुत शानदार हो सकता है। जो हम पूरी समर थीम की बात कर रहे हैं, दैट कैन बी वंडरफुली प्लेड आउट। तो आई थिंक ब्लू स्टार जैसे स्टॉक को बिल्कुल नजर में रखें। मुझे लगता है आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे प्ले आउट। ओके, व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट अपनी पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो रशियन में बोल रहे हैं, तो हम वो फ्लैशेस जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। और क्लियरली एक समय पर जो उनकी स्टेटमेंट रही है, जो उनका एक वेल डिफाइंड व्यू रहा है कि वो रशिया की सिक्योरिटी के लिए जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इसको हम फ्लैशेस तक लिमिटेड रखेंगे। अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और अपने घरेलू मार्केट में एक सेक्टर जो आज फोकस में है उसकी बात करते हैं, वो है स्टील। सुबह शुरुआत मजबूत हुई थी और विदेशी बाज़ारों में भले स्टील की कीमतों में तेज़ी दिख रही हो, लेकिन भारतीय बाज़ारों में उतनी डिमांड नहीं दिख रही। इसकी वजह क्या है और क्यों स्टॉक्स ऊपर से स्लिप हुए हैं, ये बताने के लिए यतिन जुड़ गए हमारे साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, पिछले एक महीने में देखें आप तो सब मेजर स्टील स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और ये इसके बावजूद कि ग्लोबली हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको स्टील के दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट जो टर्की में अर्थक्वेक्स हुए थे उसके कारण भी आपने देखा होगा कि स्टील के दामों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी या प्राइस हाइक्स कंपनीज ने अनाउंस की हैं। अगर हम पिछले 7 दिन की बात करें इंडिया की, तो जो हॉट रोल्ड कॉयल होती है, स्टील का एक प्रकार होता है, यहाँ लगभग 1500 रुपये प्रति टन के हिसाब से भाव टूटे हैं। रीबार प्राइसेस की बात करें, जो नॉर्मल जो स्टील सरिया होते हैं या टीएमटी बार्स होते हैं और रीबार होते हैं, यहाँ 400 रुपये तक की गिरावट हमने पर टन देखी है। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में भी आपने देखा है करीब 7-8 डॉलर्स प्रति टन के हिसाब से भारतीय स्टील कंपनियों ने दाम कम किए हैं। और ये कब हो रहा है? जब ग्लोबली आप ये देख रहे हैं कि बाओ स्टील हो, आर्सेलर मित्तल हो, जो बाओ स्टील है दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, इन्होंने भी लगभग $40 प्रति टन के हिसाब से दाम बढ़ाए हैं, और उसका इन्वर्स इंडिया में हो रहा है। ये एक बड़ा कारण है कि स्टील के प्रीमियम जो थे इंडियन मार्केट के, वो गिर रहे हैं। अगर हम स्टील प्रीमियम की बात करें तो लगभग 400 रुपये टन के हिसाब से मंथ ऑन मंथ नीचे हैं। और 3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस गिर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टील प्राइसेस फर्म अप हो रहे हैं, और मोतीलाल ओसवाल की माने तो जो कोकिंग कोल के दाम और आयरन ओर के भाव में तेज़ी हो रही है, ये भी एक डबल वैमी हो सकता है स्टील कंपनीज के लिए। कोयले की बात करें तो $60 प्रति टन के हिसाब से दाम बढ़े हैं और $400 प्रति टन के पार चले गए हैं कोयले के दाम, जो ऑब्वियसली एक नेगेटिव होता है स्टील कंपनीज के लिए, क्योंकि एक की रॉ मटेरियल है। और पिछले एक महीने का प्रदर्शन देखें तो टाटा स्टील का शेयर 8% गिरा है, JSW स्टील, JSPL लगभग 1-2% गिरे हैं, और सेल 5% नीचे है। तो अगर हम डोमेस्टिक स्टील कंपनीज की बात करें तो ब्रोकरेज का मानना ये है कि जिस हिसाब से इंटरनेशनल प्राइसेस में फर्मनेस है, उतना आपको डोमेस्टिक मार्केट में उसका रिफ्लेक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि डिमांड भी कम है, और रूरल मार्केट जिस हिसाब से टर्न अराउंड होने चाहिए थे, वो हिसाब से टर्न अराउंड भी नहीं हो रहा है। यतिन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। और क्लियरली स्क्रीन पर विजिबल है, और मेटल्स इंडेक्स ने जिस तरीके से एक पिछले महीने एक रैली दिखाई थी और लग रहा था कि शायद वो सुपर साइकिल का पार्टिसिपेशन इंडियन मार्केट में भी हो रहा है, वो क्लियरली इस महीने वो ट्रेड रिवर्स हुई है। मयूरेश, आपका क्या व्यू है खासतौर से टाटा स्टील पर, जिसने सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है? नंबर से क्या अनुज, आप तो मैनेजमेंट बहुत साफ थी कि ये तिमाही का जो एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है शायद Q4 में एक्सटेंड हो, एंड Q1 से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिले। दूसरी जो यतिन या मोटा भाई बहुत एप्टली कह रहे थे, जो इनपुट कॉस्ट हैं बिकॉज ऑफ द चाइना अनलॉक ट्रेड, आप कहें जो इन्वेंटरी रीस्टॉकिंग हो रही है, या जो डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वापस आएगा, उसके वजह से कोकिंग कोल और आयरन ओर कॉस्ट हैव इनफैक्ट इज हावरिंग अराउंड $125 अ टन, जो कुछ महीनों पहले आई थिंक $80 या $90 पर टन हुई थी। तो देयर आर 2 थिंग्स। एक, आई थिंक जो स्टील कंपनियां सोच रही थी कि हम प्राइस कट्स करें तो क्या डिमांड को स्पर कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ एलिवेटेड इनपुट कॉस्ट इनको शायद प्राइस हाइक्स जो है ये बरकरार रखने पड़ेंगे।
ऑलरेडी ग्लोबल डिमांड इज ऑन अ वीकर फुटिंग, और जो डोमेस्टिक डिमांड है इवन इन दैट रिमेन स्ट्रॉन्ग। एक बार जब इनपुट कॉस्ट पास होने लगती है तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक थम जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्जैजरेटेड वॉल्यूम ग्रोथ जो उम्मीद करते हैं स्पेसिफिकली स्टील कंपनियों से। थर्ड बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो बैलेंस शीट रिपेयर हुई है कोविड काल में, ये सराहनीय है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट मुझे लगता है आई थिंक फॉर द फर्स्ट टू रीजंस इटसेल्फ, आई थिंक जहां और जब तक वॉल्यूम्स में कंसिस्टेंसी नहीं आती और जब तक प्राइसेस स्टेबल नहीं रहते विद इनपुट कॉस्ट कमिंग डाउन और एक मार्जिन्स पे प्रभाव पॉजिटिवली रिफ्लेक्टेड और EBITDA पर टन नहीं आता, जो एटलीस्ट 1 से 2 क्वार्टर लगेंगे, कहीं ना कहीं आई थिंक मेटल कंपनीज थोड़ी स्ट्रगल ही करती रहेंगी। तो मुझे लगता है आई थिंक विद इन फेरस एंड नॉन फेरस थोड़ा सा झुकाव अनुज जी मेरा थोड़ा नॉन फेरस की तरफ होगा बिकॉज ऑफ द वेरियड एप्लीकेशंस दैट नॉन फेरस हैव एट दिस पॉइंट। ओके, बैंक निफ्टी में अभी 100 पॉइंट का मूव आया। एक्चुअली मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि एकदम से बैंक निफ्टी में काफ़ी शार्प मूव आया, तो मैं देख रहा था कि कितना मूव आया। वो एक्चुअली 100 पॉइंट है, लेकिन 100 पॉइंट भी शार्प लगता है इस मार्केट में। एकदम से जिस तरीके का मूव आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, वो पूरा हज था इस मार्केट में। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, इस मार्केट में आपको बड़ी ट्रेड मिल रही है। एक सुबह एक बड़ी ट्रेड मिल रही है आपको। आज जैसे सुबह एक व्यू क्लियर था कि जहाँ खुले वहाँ बेच दीजिए और लोअर लेवल पर आपको कवरिंग मिलेगी। उसके बाद सब गेसिंग गेम है। उसके बाद बड़ी ट्रेड आपको सुबह एक मिल रही है, और अगर आपको सुबह एक ट्रेड मिल जा रही है तो उसको लेकर शांत रहिए, क्योंकि इस मार्केट में अगर आपने इंटरडे में उसके अलावा ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश की है तो मार्केट ने आपको सुबह का प्रॉफिट भी ले लिया होगा बहुत आराम से और बहुत प्यार से वो ले लिया होगा आपका प्रॉफिट। तो इसके लिए सुबह अगर प्रॉफिट बनाया है तो एक किल फीचर होता है आपके, आजकल हर सॉफ्टवेयर देता है आपको किल फीचर, कि आप उस दिन और ट्रेड ना ले पाएँ और अपना डब्बा बंद करके कुछ और काम करिए उस दिन। चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका। मैं यही सोच रही थी कि अगर अज्यूमिंग कल से या अगले हफ्ते से मार्केट आज एक्सटेंड हो जाता है और यही मार्केट की दशा रही तो फिर क्या होगा? फिर सब लोग बोलेंगे कि भैया 3 घंटे आप और काट लो। मैं तो कहता हूँ, देखिए उसमें तो मेरा व्यू बहुत क्लियर है कि आप जो ट्रेडिंग है ना सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर की बढ़ाएं, सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर की, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो SGX पे इंडेक्स के ही जा रहे हैं ना, या गिफ्ट सिटी पे इंडेक्स के जाने का रिस्क है ना। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, हमको अलाइन करने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निफ्टी फ्यूचर्स पर। इवन बैंक निफ्टी फ्यूचर भी नहीं, सिर्फ निफ्टी फ्यूचर उतना काफ़ी होगा। बाकी कैश मार्केट में तो बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है, और मुझे लग रहा है उसको ब्रोकर्स भी थोड़ा रेजिस्ट करेंगे। चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं और सस्ता ऑप्शन लेते हैं सबसे पहले प्रशांत सावंत जी की तरफ से। प्रशांत जी बताइए आपकी ट्रेड। अनुज जी, जैसे मैंने पिछली बार कहा था नास्डैक पे बेरिश हुआ है और इंडियन आईटी पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो टीसीएस की मार्च की जो 3500 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन है करीबन 80 के आसपास, इसको मैं लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 60 और मैं टारगेट जो इसमें देख रहा हूँ वो होगा 110 और 125 का। ओके, तो टीसीएस पर एक शॉर्ट कॉल क्लियरली आता हुआ आपके लिए वो ऑप्शन आ चुका है स्क्रीन पर। 3500 का पुट लेकर चलें। मंदी का ट्रेड है माइंड यू, और मार्च का ऑफ कोर्स आपने ये लेना है क्योंकि हम अब एक्सपायरी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और 100 से 125 तक के लेवल्स इसमें बनते हुए दिखाई देंगे। श्रीकांत, F&O सुपरस्टार। बिल्कुल, तो देखिए अगर इस पर्टिकुलर मार्केट के ट्रेडिंग रेंज को देखें तो मार्केट वापस एक बार 17.8 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है, और अगर यहाँ से अगर रिवर्सल अगर बनता है तो मुझे लगता है कि या तो HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक को चलना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उस केस में मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जहाँ पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, और स्टॉक भी अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये करेक्टिव पैटर्न है और इसके बाद वापस एक ट्रेंडिंग मूव दे सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चलना फायदेमंद होगा। 2430 में इसे लॉन्ग करें। टारगेट्स यहाँ पे रखें 2470, 2480 के, और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे अराउंड 2405। ओके, रिलायंस पर बात हुई है तो डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर चलेगा, लेकिन आज मार्केट को सहारा रिलायंस नहीं दिया, हालांकि ऊपरी लेवल से रिलायंस भी थोड़ा सा हल्का हुआ है। चार्ट का चमत्कार स्वाति जी की तरफ से। स्वाति जी बताइए। कॉल देना चाहूंगी जो कि JSL पे है, जिंदल स्टेनलेस पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है, इवन तो मार्केट करेक्ट कर रहा है, इसमें ये ऑल टाइम हाई बिट करते जा रहा है। आज भी अभी ये ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के आसपास है, वापस 272 के रेंज में। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल अपसाइड में एटलीस्ट मिनिमम 295 टू 300 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे आप JSL बाई कीजिएगा, स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 265 का और इमीडिएट टारगेट ऑफ 295। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड। जिंदल स्टेनलेस में एक मौका, 1% ऊपर है काउंट अप। मिड कैप फंडा मयूरेश।
तो अक्षय जी, हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग टीम ने एक मोमेंटम कॉल चूज किया वो है IGL। देखिए ये जो नतीजे आए थे और जो पिछले 3 तिमाहियों में इनको एक मार पड़ी थी बिकॉज ऑफ एलिवेटेड गैस प्राइसेस अच्छे खासे कम हो रहे हैं और हमें लगता है आई थिंक गैस प्राइसेस का एक ट्रेंड जो होगा ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे ही होगा, जिसका मतलब जो नेक्स्ट रिवीजन होगी गैस प्राइसिंग में वो ये रिवीजन से भी कम हो सकती है, जो वॉल्यूम्स को सहारा देगी। तो विद इन वॉल्यूम ग्रोथ इटसेल्फ जो 9 महीने का परफॉर्मेंस रहा है 6.4 MMS/MD से बढ़कर 8 MMS/MD हुई है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स है, स्पेसिफिकली CNG वॉल्यूम्स, इसमें का अच्छा खासा इजाफा देखा जा सकता है। जहां तक सोर्सिंग की सवाल रही है, आई थिंक जो डोमेस्टिक गैस है ये लगभग 85% रहता है IGL के लिए। स्पॉट प्राइसेस से जो ये खरीदते हैं आर ऑलमोस्ट एट अराउंड 15% और फ्रॉम द टोटल सोर्सिंग मिक्स इटसेल्फ when it comes to the overall pricing performance। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक with prices expected to stay down, EBITDA per SCM is definitely expected to improve। तो जो 8 रुपया प्रति SCM जो मिलता है इनको EBITDA, ये शायद कंपनी मेंटेन कर पाए। थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है इन द कमिंग मंथ और सो और कमिंग क्वार्टर, बट कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगी और जो ग्रोस मार्जिन्स में रिफ्लेक्ट होगी। बैलेंस शीट में डेट बिल्कुल नहीं है, डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास है, तो ये लगता है आई थिंक काफी ट्रिगर्स है फॉर IGL गोइंग फॉरवर्ड at a macro and a micro level as well, because the worst of earnings is probably behind them। इसलिए हमें लगता है आई थिंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है टारगेट ऑफ 490 with a stop loss of 422। क्लियर डिस्क्लेमर, ये नोट हमारे क्लाइंट्स के पास गई है थ्रू आवर रिसर्च रिपोर्ट। मेरी पर्सनल लोडिंग है स्टॉक में बिल्कुल। ओके, देखिए मार्केट फिर मतलब क्या बोलें इस मार्केट के बारे में। 2 बजे से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं एक डायरेक्शन निकालने की, लेकिन मार्केट आपको कोई डायरेक्शन देने को तैयार है नहीं। अब वो शार्प मूव जो अपसाइड पर आया था उसी लेवल पर शार्प मूव डाउन साइड में आता हुआ। और देखिए वो जैसे बचपन में जब हम पढ़ते थे तो पहाड़ बनाते थे ना, वो ड्राइंग बनाते थे, बस उसमें से सूरज उगना बाकी है। वो बस, और वो धीरे धीरे थोड़े से जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है। देखिए पहले बड़ी रेंज, फिर छोटी रेंज, अभी ये एकदम बिल्कुल छोटी रेंज हो गई है, एकदम बिल्कुल छोटा वाला जैसे कहते हैं, उसका कुछ और नाम होता था, पठार बोलते थे शायद उसको, पहाड़ और पठार का जो डिफ्रेंसिएशन करते थे। अच्छा, बैंक निफ्टी का भी चार्ट लेकर आइए, और बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे वो जो लास्ट में एकदम से स्पाइक आया था वो उसी तेज़ी से गायब होता हुआ। और अदानी एंटरप्राइजेस एक बार इंटरडे स्क्रीन पर लेकर आइए। अदानी एंटरप्राइजेस में थोड़ा सा डिक्लाइन, लेकिन ये जो लास्ट में डिक्लाइन आया इसका कारण है इन्फोसिस और ITC। निफ्टी पर जो डिक्लाइन है उसका मेन कारण इन्फोसिस और ITC। चलिए एक काम करते हैं, अब एक बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO मिहिर वोरा जुड़ गए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि डोमेस्टिक मनी इस समय इस मार्केट में क्या कर रही है, क्योंकि पिछले पूरे साल इस मार्केट को डोमेस्टिक मनी नहीं संभाला था, FIIs ने सेलिंग की थी। मिहिर जी, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू बन रहा है? इस साल काफ़ी मार्केट ने वॉलेटिलिटी दिखाई है, लेकिन ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा लोअर साइड का ही रहा है। नमस्कार अनुज जी। हाँ, ट्रेंड थोड़ा एक कहूँगा नो मैन्स लैंड में है मार्केट, क्योंकि जो मैसेजेस आ रहे हैं थोड़े मिक्स्ड आ रहे हैं। एक और जब हमें लग रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी, खास करके रूरल इकोनॉमी जो वीक थी, उसमें एक उम्मीद है कि रिकवरी आए, लेकिन जो अर्बन कंजम्पशन इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े वीक होते जा रहे हैं। तो एक बैलेंसिंग हो रही है एक तरह से ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, डोमेस्टिक इकोनॉमिक फ्रंट। और हम अगर सेक्टर मूवमेंट देखें तो लास्ट 3 महीने में हमने देखा है कि बैंकिंग, जहां पे हर तरह के अच्छे न्यूज हैं, उसने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद जो है थोड़ा अंडर परफॉर्म करना शुरू किया है। और IT जो लास्ट ईयर बहुत ही अंडर परफॉर्म किया था पिछले 9 महीने में, उसने मार्केट को बनाए रखा था और उसमें थोड़ी रिकवरी से मार्केट टिका हुआ था। सो अब ऐसा लग रहा है कि जबकि हमारा व्यू यही है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो अभी भी बेटर करेगी ग्लोबल इकोनॉमी से, क्योंकि हमारा जो रिकवरी है वो काफी सस्टेनेबल है। लेकिन एक तरह से देखें तो ग्लोबल हेडविंड्स आ रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो भय था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन पिछले 2-3 डेटा पॉइंट्स हमने US और यूरोप से देखे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन का अभी जो भय है जो रिस्क है वो भी कम नहीं हुआ है, और शायद जो सेंट्रल बैंक वहां की है वो और कड़ा रवैया अपना सकती है। तो एक ग्लोबल हेडविंड्स का माहौल बन रहा है, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से हमारी मार्केट भी अनिश्चित है। अच्छा, मैं मिहिर जी आता हूँ आपके पास वापस। एक बार मार्केट एड्रेस कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि एकदम से मार्केट में एक नॉक आया वापस, और अब ये थोड़ा सा बड़ा नॉक है निफ्टी बैंक में खास तौर से।
100 पॉइंट नीचे अब निफ्टी बैंक। अच्छा हर्षिता, आज सुबह जो मैं एक इस जो पुट कॉल रेशो की बात कर रहा था ना, अब देखिए अब मैं उसका सिग्निफिकेंस समझा देता हूँ आपको। आज मार्केट नीचे है, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे, 40 पॉइंट निफ्टी नीचे, जबकि पुट कॉल रेशो बढ़ गया है, क्योंकि वो जो कल का जो था वो आर्टिफिशियली लो पुट कॉल रेशो था। वरना 0.75 के पुट कॉल रेशो में आज सुबह मैं भी बोलता कि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में लॉन्ग ट्रेड लेने के, लेकिन इसलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा मैनेज लग रहा था, इसके लिए मैंने वो सुबह जो पॉइंट था वो रेज किया था। और अब देखिए आप मार्केट डाउन है लेकिन पुट कॉल रेशो एक्चुअली ऊपर है, 0.75 वाला अब 0.83 पर है। खैर इसकी तो बात हम करते रहते हैं। मेहर जी, बैंकों में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से हमने एक बड़ी रैली देखी है, क्या पीक अर्निंग्स निकल गई हैं बैंकों की? क्या ये एक रिस्क है मार्केट के लिए कि जो NIMs लगातार बढ़ रहे थे अब वो यहाँ से शायद गिरेंगे? क्योंकि मैं SBI की भी लास्ट इंटरेस्ट रेट का मूव देख रहा था, लेंडिंग रेट कम बढ़ाया, डिपॉजिट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया उन्होंने। मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी जो बैंकों का मार्जिन है वो कम होगा, क्योंकि बैंक्स हमने देखा है सबसे स्मार्ट एंटिटीज होती हैं। राइजिंग इंटरेस्ट रेट हो या फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में टिपिकली वो कैसे भी करके हम अपना एसेट लायबिलिटी मैनेज कर लेती हैं, खास करके जो बैंक्स रिटेल डिपॉजिट फोकस्ड हैं, जिनकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं और अच्छी जेन्युइन करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का जिनका बेस होता है, उन्हें अपने जो कॉस्ट इंक्रीजेस हैं इंटरेस्ट रेट के वो पास ऑन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसा मुझे कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं लग रहा है। हाँ, जिस तरह से जो मार्जिन बढ़े हैं लास्ट 2-3 क्वार्टर में, वो रेट से शायद ना बढ़े, मे बी द बेस्ट ऑफ द मार्जिन्स इज बिहाइंड अस, बट मुझे नहीं लगता है कि मार्जिन घटेंगे। सो बेसिकली देन द कॉल बिकम्स कि अब यहां जाके ग्रोथ कितनी आएगी, खास करके लोन बुक ग्रोथ, और दूसरी बात है कि एनपीएस का जो भाई है वो अभी जल्दी उभरेगा कि नहीं, अभी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि काफी क्लीन अप किया है बैंकों ने। तो नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि कोई एनपीएस का एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम हो। सो बेसिकली मेन ये बात है कि मार्जिन मेंटेन होंगे और ग्रोथ कैसी आएगी उस पर हमें कॉल लेना है। ओके मेहर जी, अभी हम कुछ देर पहले पावर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। इनफैक्ट मैं उस अपने प्रश्न को इस तरीके से बोलना चाहूँगा, क्योंकि पिछले हर 2 साल में, आई मीन 21 में 22 में एक ना एक थीम आके पैसा बना के देखी गई। कभी रेलवे PSUs, आप डिफेंस को देखिए, डिफेंस में तो अभी भी स्टॉक्स 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हम पावर स्पेस की बात कर रहे थे, क्योंकि इस बार पावर डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। और एक वाइट गुड सेगमेंट जिसने पिछले आई थिंक 2 कम से कम अगर आप देखें अपने सीजन में पैसा बना के नहीं दिया, और बड़ा कारण ये था कि मेटल प्राइसेस काफ़ी फर्म थे। ये क्या थीम पैसा बना के दे सकती है इस बार, पावर या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल वाइट गुड सेगमेंट, मिहिर जी? पॉसिबल है, क्योंकि जैसे आपने ही कहा कि ये दोनों सेक्टर जो है लास्ट 2-3 साल से मार्केट के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस कम दिए हैं। तो वैसे देखें तो वैल्यूएशंस इतने एक्सपेंसिव नहीं है, और अगर थोड़े अर्निंग्स कम हुए तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे शायद एक्सपेंसिव लगे, लेकिन अगर मार्जिन वापस आएंगे तो अर्निंग्स ग्रोथ भी आ जाएगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमने देखा है कि उसमें भी एक तरह से हम देखें तो के शेप रिकवरी है, जहां पे हायर वैल्यू टिकट आइटम्स देखिए, जैसे कार्स हैं, हाई एंड मोटरसाइकिल्स हैं, उनमें कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनमें डिमांड रिकवरी बेटर दिखी है हमें। लोअर एंड कंजम्पशन आइटम है, जैसे कि फैंस, सम ऑफ द गारमेंट्स या तो अंडर गारमेंट्स वगैरह, लो एंड फुटवेयर वगैरह में, उसमें एक हम देखें तो स्लगिशनेस दिखी है, इतनी डिमांड पिकअप नहीं हुआ है। तो जैसे हम कहते हैं कि मार्केट में भी एक के शेप रिकवरी था, लार्ज कंपनीज ने बेटर परफॉर्म किया, स्मॉल कंपनीज ने कम परफॉर्म किया, वैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर सेक्शन है उसमें भी एक के शेप है, जहां पे हायर वैल्यू टिकट आइटम्स बेटर कर रही हैं, लोअर वैल्यू टिकट आइटम्स इतना अच्छा नहीं किए हैं। लेकिन अब कॉल ये है कि जो रूरल डिस्ट्रेस था, स्मॉल टाउन में डिस्ट्रेस था, वो होपफुली कम होते जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो हर्ट कर रही थी उन्हें, वो अभी धीरे धीरे करके कम आ रही है। तो जो प्राइसिंग पावर था या जो परचेसिंग कैपेसिटी थी, वो मेरे ख्याल से रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में धीरे धीरे करके वापस आएगी, और वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं है इस स्पेस में, तो धीरे धीरे करके एक लॉन्ग टर्म व्यू से पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। क्योंकि इंडिया जैसी यंग पॉपुलेशन ग्रोइंग इकोनॉमी में ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो ड्यूरेबल्स की पेनिट्रेशन है वो वो बढ़ेगी नहीं, जरूर बढ़ेगी, इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। अच्छा, एग्जैक्टली, मैं बजट से ही लेके चलता हूँ, आगे चलता हूँ मिहिर जी। रेलवे के लिए, रोड के लिए और कैपेक्स के लिए जो डिजिट्स आवंटित की गई इस बजट में, वो सब्सटेंशियली हाई थी, और आप
नितिन गडकरी जी को जानते ही हैं। I mean, मेरे ख्याल से वो पैसा कहाँ कैसे कितनी जल्दी डिप्लॉय करेंगे वो तय भी कर चुके होंगे। IRB को, NCC को और तमाम अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन कंपनियों को हमने मिड कैप में अच्छा मूव देते हुए देखा है। इस स्पेस पे आपका व्यू क्या है? I mean, कंस्ट्रक्शन रोड कंपनियां और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनियां ज़्यादातर अगर आप देखें 52 हफ्तों की या फिर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही हैं। इस स्पेस पे आपका व्यू? बिल्कुल। तो हमारा थीसिस ये है कि इंडिया अपने कंजम्पशन के बेसिस पे अगर ग्रो करेगी सिर्फ, तो मेरे ख्याल से 5.5 मैक्सिमम 6% जीडीपी ग्रोथ आ सकता है। लेकिन अगर हमें 7 या 8% का जीडीपी ग्रोथ दिखाना है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट सेक्टर और रियल एस्टेट, ये 4 जो सेगमेंट्स हैं, उसके बिना नहीं आ सकती। तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को ये एहसास है, और सारे जो बजट और बाहर बजट जो पॉलिसी मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, वो इन्वेस्टमेंट्स को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए हैं। तो हमारा व्यू ये है कि गवर्नमेंट कैपेक्स जिस तरह से चल रहा है, चाहे वो रेलवे में हो, रोड्स में हो या डिफेंस में हो, वो बरकरार रहेगा। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर को भी ज्यादा प्रोत्साहित करेंगी गवर्नमेंट, और कर भी रही है। तो ये सेगमेंट में हमारा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि न सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉजिटिव होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के जरिए, या फिर डिफेंस लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जरिए, जो PLI स्कीम्स में उसमें ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स आ रहे हैं। और ये हमने बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखा है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे के लेवल पे एक PLI स्कीम तो है ही, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने आप में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रही हैं कंपनीज को अपने स्टेट में लाने के लिए। तो एक मैन्युफैक्चरिंग की जो इंपॉर्टेंस है, वो मेरे ख्याल से स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे इंपॉर्टेंस का एक सीरियसनेस आ चुकी है। और कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स में हमारा व्यू पॉजिटिव है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर आपका अप्रोच इस समय क्या रहेगा मिहिर? क्योंकि इस स्पेस में ऑफ कोर्स जैसे जैसे पीक समर पर आएंगे, होपफुली डिमांड पिकअप देखने को मिलेगा, तो वो ट्रांसलेट करेगा। और ये क्या एक बड़ी थीम हो सकती है इस साल के लिए? सॉरी, कौन सा सेक्टर? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स। हाँ, बिल्कुल। जैसे हमने जैसे हमने डिस्कस किया कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अर्बन में इतना थोड़ा ट्रैक्शन कम दिख रहा है, और लो टिकट आइटम्स में ट्रैक्शन कम दिख रहा है। बट ये काफी सीजन से ऐसा चल रहा है, और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो रूरल और सेमी अर्बन इकोनॉमी भी पिकअप होगी, तो मेरे ख्याल से ये सेगमेंट भी परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से परफॉर्म नहीं किया है, वैल्यूएशंस इतने एक्सपेंसिव नहीं हुए हैं। तो थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट और थोड़ा वॉल्यूम इंप्रूवमेंट आने से एक अच्छा रीरेटिंग हो सकता है ये सेक्टर का। मिहिर, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए। तो थोड़ा सा न्यूट्रल या नो मींस लैंड में इस समय मार्केट, और वही आज का मार्केट भी आपको बता रहा है एक बार फिर थोड़ी रिकवरी की कोशिश। ना 40,500 टूट रहा है आज, ना 40,800 टूट रहा है अपसाइड पर, और निफ्टी पर ना 17,800 टूट रहा है, ना 17,900 टूट रहा है। और वही जब हमने दोपहर में शो स्टार्ट किया था तब हम 17,866 या 70 पर थे, तब हमने 17,800 के पुट और 17,900 की कॉल देखी थी। एक बार वापस वो पुट और कॉल देख लीजिए, अब आप नोटिस करेंगे कि अब पुट्स का प्रीमियम ज़्यादा हो गया, कॉल्स का प्रीमियम कम हो गया है ऑब्वियसली 17,900 की कॉल और 17,800 की पुट में, लेकिन मोटा मोटा बिल्डअप वहीं पर है। और जो स्ट्रैटेजी है ट्रेडर्स की वो यही है कि इसी रेंज को प्ले किया जाए, और इसलिए 17,800 के करीब बाइंग और 17,900 के करीब सेलिंग, ये इस समय आपको एक ट्रेड दिखाई देगा। अगर वो वापस आ जाए, हाँ देखिए ये 17,900 की कॉल, अब 44 रुपये प्रीमियम रह गया इसका। जब हमने शो स्टार्ट किया था तो करीब 66 या 67 रुपये था इसका प्रीमियम, और 17,800 की पुट आएगी उस बगल में। अब इसका प्रीमियम थोड़ा बढ़ गया, 49 रुपये इसका प्रीमियम, और यहाँ पर भी काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक बात करते करते बैंक निफ्टी वापस ग्रीन में ब्रेक लेकर वापस आते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। अब
देख रहे कमाई का अड्डा और झुलाते अब निफ्टी 15 पॉइंट नीचे एक बार फिर 17,830 के आसपास ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक 4676 के आसपास तो फिर दबाव में साफ देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स में इस समय ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा है, करीब 100 पॉइंट तक का दबाव हमने कुछ देर पहले नोटिस किया था, तो उसी प्रेशर के आसपास अभी भी वो इंडेक्स खड़ा है। इसीलिए हमने देखा थोड़ा सा स्क्यू मंदी वाले शेयरों की तरफ बढ़ता हुआ। लेकिन डीलिंग रूम में आज इस डल मार्केट में किस तरह की बातचीत हो रही है, किन स्टॉक्स पर नजरें हैं, उसका जायजा यतिन के साथ लेंगे। फिर शुरू करेंगे BTST STBT के कॉल्स के साथ। बताइए यतिन, क्या हो रहा है? गुड आफ्टरनून हर्षदा। और जैसे कि आपने कहा एक डल मार्केट है और कहीं ना कहीं ट्रेडर्स की अगर आप माने तो जो वॉल्यूम्स हैं और जो एक्टिविटी है, जो मोमेंटम है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीक है। हालांकि वोल्टास और पावर शेयर्स आज मूव कर रहे हैं क्योंकि शायद एक हार्श समर के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है और कहीं ना कहीं ये स्टॉक में अगर आप देखें तो ओवरसोल्ड टेरिटरी से आज बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ट्रेडर्स को लगता है कि इस स्टॉक में आपको करीब 15 से 20 रुपए की अपसाइड देखने को मिल सकती है पोजिशनली। और यहाँ एक वो BTST का भी ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि थोड़े बहुत डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। ओपन इंटरेस्ट शार्पली 17% नीचे है, ऑब्वियसली एक्सपायरी वीक है, तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग भी आपको उतनी तेज़ी से होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वोल्टास एक स्टॉक है जहाँ वो खरीदारी कर रहे हैं। और दूसरा स्टॉक भी टाटा ग्रुप से है जो है टाटा कंज्यूमर, और यहाँ भी काफ़ी सारी HNI एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डीलर्स की अगर आप माने तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आपको 25 से 30 रुपए की अपसाइड देखने को मिल सकती है, ऐसा उनका मानना है। तो पोजिशनली इस FMCG नाम में भी डीलर्स जो है सिलेक्टिवली अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करवा रहे हैं। ओके, वोल्टास टाटा कंज्यूमर, शुक्रिया यतिन इस पूरी चर्चा के लिए। और आपकी स्क्रीन पे टाटा कंज्यूमर आज एक अटेम्प्ट ले रहा है इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलने का। हालांकि बहुत डिसाइसिवली निकल के नहीं आया। लास्ट 2 टाइम्स पे अगर आप देखें तो 16th ऑफ फेब को और 17th ऑफ फेब को इसने अटेम्प्ट लिया था टू क्रॉस इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक चीज़ याद रखिएगा, 22 दिसंबर से लेकर अब तक 20 डे में एक बार भी पूरा छुआ नहीं है इस स्टॉक, मतलब छुआ है मतलब पार नहीं करा है। सो अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये 730 के ऊपर ट्रेवल करने लगा तो जो यतिन बात कर रहे थे कि एक स्विंग अच्छा मिल सकता है, उसको देखेंगे। अच्छा मानस, फाइनली मैं आपसे अगर पूछूं, आई मीन मार्च के लिए अगर कुछ ऑप्शन ट्रेड्स को कैरी करना है या फिर जिन पर नजर रख सकते हैं, NTPC फाइनली अगर इस रेंज के बाहर सेटल हो जाए जो कि परसिस्ट करती है 165 से 175, अभी भी आई थिंक मैं कहूँगा कि वो 1.5-2 रुपये का जो गुंजाइश बाकी है, तब कौन सी स्ट्राइक पे या फिर किस एट द मनी स्ट्राइक पे फोकस करना चाहिए क्या? क्योंकि अब जो ये थीम है शायद कुछ दिन चले, डिलीवर करके दे। आपका ठीक 175 की मार्च के कॉल ऑप्शन पे मानस। बिल्कुल, देखिए टाटा पावर और NTPC दोनों चार्ट से बेहतरीन लग रहे हैं और NTPC ने तो ऑलरेडी एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ से मेरा समझना है कि 10 रुपए का अप्रूव जरूर देखने को मिलेगा। तो 175 वाला कॉल ऑप्शन NTPC कर लेंगे। उसका जो प्राइस है मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, 4 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है 175 का कॉल ऑप्शन मार्च वाला NTPC का। तो वहां पर खरीदारी करेंगे, 2 रुपए 90 पैसे के का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऊपर की तरफ अगर 10 रुपए का अप्रूव देखने को मिला तो आपको कम से कम यहाँ पर 10 रुपए के भाव जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस ऑप्शन पे ध्यान रखिए, NTPC का 175 वाला मार्च का कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस 2 रुपए 90 पैसे, टारगेट 10 रुपए। ओके चलिए ठीक है, तो ये इस समय NTPC पे कॉल। अब बाकी गैस को भी लेकर आते हैं, BTST कॉल्स की शुरुआत करते हैं। और गाबा सर आपसे शुरुआत करते हैं, BTST ट्रेड या STBT? STBT मुझे लगता है मार्केट डाउन है कल से, तो ऐसा कुछ लगता है। तो एक स्टॉक वीक नजर आता है, वो है DLF। रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, ट्रेड कर रहा है 358 के आसपास, टॉप होगा 361 का। अब मेरे ख्याल से शॉर्ट करेंगे तो 350 का भी जोन देखने को मिल सकता है। 350 352 पॉसिबल है DLF शॉर्ट। DLF हमारे एक बिकवाली का कॉल 352 के आसपास जा सकता है काउंटर। प्रशांत आपका ट्रेड? मैं HL के साथ हर्षा लॉन्ग जाना चाहूंगा। ये करीबन 2620 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 2590 2590 और मेरा टारगेट होगा करीबन 2675 तक 2675 तक। ओके, HL आपका बाय कॉल है। मानस जी आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? देखिए एक बिकवाली का ट्रेड लेके जाएंगे। ICICI लोम्बार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर एक फ्रेश बिकवाली के संकेत मिल रहे हैं। अहम सपोर्ट 1105 का ब्रीच हुआ है। आई थिंक यहाँ पर फ्यूचर में एक शॉर्ट कॉल लेके जाना चाहिए। 1102 रुपए 90 पैसे के भाव चल रहे हैं। इस फ्यूचर में बिकवाली करिए। 1116 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, लेकिन नीचे की तरफ 1080 तक के टारगेट्स आपको ICICI के फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं।
ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये आईसीआईसीआई जीआई जो उसका एनएससी सिंबल है, वहाँ पर एक एसटीबीटी। श्रीकांत, आप क्या ट्रेड लेना पसंद करेंगे? यस सॉरी श्रीकांत अनम्यूट करिए। या अनुज, अनुज हमें लग रहा है कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज यहाँ पे एक अच्छा खासा डबल टॉप सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना है और निगेटिव डाइवर्जेंस है। ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे आईटी सेक्टर में भी थोड़ी सी बिकवाली बनी है, तो मुझे लगता है कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज अगर करंट लेवल से शॉर्ट करते हैं तो ये स्टॉक कम से कम 1080 से लेकर 1070 के लेवल्स दिखा सकता है और 1104 1105 के करीब ट्रेड कर रहा है। इन्हीं लेवल्स के आसपास शॉर्ट करें और स्टॉप लॉस रखें 1115 रुपए का। ओके, तो एचसीएल टेक पर एक ट्रेड आपने सुना। मयूरेश, कुछ आइडेंटिफाई हुआ है आपकी टीम की तरफ से? बिल्कुल, आई थिंक अच्छा, देखिए एनटीपीसी को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक जो सेक्शन 11 इन्वोक हुआ है उससे एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट आएगा ही पूरे सेक्टर के लिए, बट एनटीपीसी के लिए आई थिंक जो दो चीजें हो रही है खास, एक जो ये रिन्यूएबल्स कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एक्सपेक्टेड टू रीच अराउंड 5000 मेगावाट्स अगले एक वर्ष के अंदर, बिकॉज दोस आर प्रोजेक्ट्स अंडर कमर्शियलाइजेशन, और 8 से 10 गीगावाट अगले 7 से 8 वर्षों में। इनकी जो बैकएंड है, हम हमेशा बात करते हैं इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जो हुआ है कोल की कीमतों में एक्सेट्रा, इनके जो कोल माइंस इनको एलोकेट हुए हैं, एक्सपेक्टेशन यही है कि 4 से 5 वर्षों में 50 मेट्रिक टन ये कोल माइन से निकलेंगे, जिससे बैकवर्ड इंटीग्रेशन अच्छी खासी होगी इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल यूनिट कॉस्ट या जो रेवेन्यू पर यूनिट हम कोट करेंगे फॉर एनटीपीसी गोइंग फॉरवर्ड। टू ऐड टू द अमेजिंग अदर फैक्टर्स एज वेल, आई थिंक जो डिविडेंड यील्ड कंपनी देती है 4% के आसपास, जो कैपिटलाइजेशन टू केपेक्स रेशियो है ये भी ठीक ठाक है, और कहीं ना कहीं आई थिंक ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुड शो स्टेडी इंप्रूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो मुझे लगता है एनटीपीसी को जरूर नजर पे रखना चाहिए। की पिवट लेवल अगेन 180 182 रहेगा, अभी भी नजर पे रख सकते हो, बट 182 और 180 अगर क्रॉस कर लिया तो मुझे लगता है और भी स्टॉक में मोमेंटम। ओके, चलिए ठीक है, मोमेंटम एनटीपीसी में यहाँ से भी आ सकता है। एक मार्केट की क्लोजिंग देख लेते हैं आज की 17,819, तो क्लियरली टुवर्ड्स द लोअर साइड। अच्छा, आज रिलेटिवली निफ्टी थोड़ा सा वीकर रहा कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी वीक था, लेकिन टेक्सचर के हिसाब से निफ्टी ज़्यादा वीक रहा, क्योंकि आज निफ्टी आईटी ने मूड बिगाड़ा। लगातार 3-4 दिन की तेज़ी के बाद निफ्टी आईटी आज थोड़ा सा लोअर साइड की ट्रेड आपको देकर गया। 300 पॉइंट नीचे निफ्टी आईटी 30,927 पर। ये क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज 2 दिन, आज एक ब्रेक के बाद नैस्डैक वापस, मतलब यूएस मार्केट में वापस ट्रेड होगा आज तक, और वहाँ पर आज एक मेक ऑफ ब्रेक सेशन है नैस्डैक के लिए, क्योंकि नैस्डैक फ्राइडे को हम भूल जाते हैं कई बार, फ्राइडे को, कि बीच में वीकेंड भी आ गया था और मंडे को मार्केट बंद था। नैस्डैक फ्राइडे को 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ था, लेकिन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, उसको प्रोटेक्ट किया था इसने। तो आज नैस्डैक का टेस्ट है, वो 20 डे में बचा रहा है या नहीं बचा रहा है, क्योंकि इंडियन आईटी का जो मूव है कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आज की जो कैंडल है निफ्टी आईटी की, वो थोड़ी सी नेगेटिव है, और इस समय नैस्डैक फ्यूचर जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद दबाव रहेगा। इसीलिए ये जो निफ्टी आईटी है आज पहले ही उसको प्रीएम्प्ट कर रहा है, क्योंकि वो वेट नहीं करेगा कि नैस्डैक गिर जाए, ऑलरेडी फ्यूचर को प्रीएम्प्ट कर रहा है वो बेसिकली। तो थोड़ा सा पहले ही प्रीएम्प्ट करके बिकवाली के घेरे में, इनफैक्ट आप आखिरी 10-15 मिनटों में आप देखिएगा फिर से डे लो की तरफ फिसलता हुआ मार्केट 17,817, ये दरअसल हमने नोट किया था आज का लो, और 17,819 को अभी छूकर 820 के आसपास इस समय ट्रेड होता। तो 17,800 टेस्ट हो चुका है एक बार, उसी दायरे में इस समय है। यूपीएल में बिकवाली बढ़ती हुई, एचसीएल टेक पर अभी अभी एक ट्रेड आया तो वहां पर प्रेशर फिर से बढ़ा है। टीसीएस आप देखिएगा वहां पर प्रेशर बढ़ता हुआ, और इनफैक्ट वो स्टॉक्स जिन पर शायद थोड़ी सी उम्मीद थी कि संभाल लेंगे, वहां पर भी ऊपरी लेवल से कुछ हल्की मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई जरूर दे रही है। आप देखिए रिलायंस का स्टॉक, इसने ज्यादा कुछ किया नहीं, हल्का सा ऊपर है, लेकिन 2430 के आसपास एकदम शांत क्लोज आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप 2 बैंकों पर नजर डालें, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक हल्की पॉजिटिव टेरिटरी में आए हैं, लेकिन वहां पर एक क्लियरली कोई बड़ा ट्रेड लेने को लोग तैयार नहीं है, बहुत ही शांत कारोबार। और इनफैक्ट पिछले 10-15 मिनटों में ऊपरी लेवल से एसबीआई में तो और प्रेशर बन ही गया है। तो ये इनफैक्ट स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा आज बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। मुझे एक तो श्रीकांत बताइए, ये जो पीएसयू बैंकों में प्रेशर है, एसबीआई, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन पर क्या स्थिति और बिगड़ने के आसार दिख रहे हैं चार्ट्स पर? बिल्कुल, तो अगर पीएसयू बैंक्स को देखें तो इनमें इनका जो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा था, लेकिन उसके बाद की जो गिरावट बनी है
और स्पेशली जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो एक लगातार सेल ऑफ बना है, वो एक क्लियरली इंडिकेट करता है कि शायद हम यहाँ से और वीकनेस देखेंगे। शायद जो प्रीवियस लोज थे, इमीडिएट लोज जो बने थे, पैनिक लोज जो बने थे कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है उन लेवल्स को वापस ये रिविजिट करेगा। साथ ही साथ जो भी न्यूज फ्लो बन रहे हैं वो भी इस पर्टिकुलर स्पेशली पीएसयू बैंक्स के लिए काफी मैं कह सकूंगा कि निगेटिव है, और एफआई की सेलिंग जो है वो लगातार बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि यस, करंट लेवल से भी हमें लगता है कि इन सभी में वीकनेस देखने मिलेगा, लेकिन ये वीकनेस है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ बेयर ट्रेंड में जा रहे हैं। ये यहाँ से वीक हो सकता है। जैसे स्टेट बैंक जो भी 520-525 के करीब ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक 500 या 490 के करीब आके स्टेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा भी समवेयर क्लोज टू 145-150 के करीब ये भी स्टेबल हो सकता है। तो तकरीबन 5 से 10% का करेक्शन है, लेकिन ये करेक्शन बिल्कुल आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने मिल सकता है। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा याद रखिएगा, सुबह ये शायद मेरे ख्याल से यस एग्जैक्टली 165 पे जब ओपनिंग हुई थी, शुभम जी की कॉल थी आज सुबह सुबह, सेल करिए बैंक ऑफ बड़ौदा, एग्जैक्टली डी पर ट्रेड करता हुआ। खैर, अगर ये क्लोजिंग आ रही है तो अगेन बिलो 20, अगेन बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल के बच्चे निफ्टी क्लोज होने की तैयारी करता हुआ, और निफ्टी बैंक ये ऑलरेडी अगर आप देखें काफ़ी नीचे है अपने सारे वेज के, 200 डे में काफ़ी दूर प्लेस्ड है। इस क्लोजिंग के पीछे ब्रेथ कैसी रही, आइए जज करने की कोशिश करते हैं। भले ही अगर आप देखें इंडिसेस एक रेंज में थे, सुबह जो लो लगा लिया, जो सुबह हाई लगा लिया, उसके अंदर रेंज में रहे। आइए ब्रेथ को जज करने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह जब मैं ये फिगर दिखा था 935 के आसपास, ये थोड़ी सी बेटर थी, बट इस वक्त थोड़ी सी अगर आप देखें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग काफ़ी है। 91 का जो आंकड़ा है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग का है। पहले देखते हैं लॉन्ग कहाँ पे थे। सिमंस में, एनटीपीसी, मैरिको, टोरेंट पावर और गोदरेज सीपी, मतलब कुछ हद तक जो पावर की थीम थी उसमें सीमित रही लॉन्ग्स। शॉर्ट कवरिंग आईएक्स अगेन पावर, वोल्टास अगेन अगर आप देखें कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, वाइट गुड सेगमेंट, पावर की थीम, एस्ट्रल, टाटा पावर, सिंजन। थीम अगर आप देखें जो चल रही थी सिर्फ वो थी जो पावर की। अब आते हैं उस धड़े पे जो कमज़ोर है इस बाजार का। बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट, बंधन बैंक शॉर्ट, मनप्पुरम फाइनेंस शॉर्ट, श्रीराम फाइनेंस अगर आप देखें शॉर्ट, एनबीएफसीज में और बैंक्स में काफ़ी अगर आप देखें एक्सेसिव शॉर्टिंग है, और कॉनकॉर में, अदानी इंटरप्राइजेस में, और कैनरा बैंक में, एबी फैशन में, अपोलो हॉस्पिटल्स में इसमें काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। तो ये वो स्पेस जो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें शॉर्टिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग विटनेस करता हुआ, ब्रेथ के लिहाज से अगर आप देखें तो ये क्लोजिंग बहुत अच्छी नज़र नहीं आती हुई। एक दो स्टॉक्स को और देखते हैं जहाँ पे अगर आप देखें आज रोलोवर्स अच्छे जा रहे हैं। एक स्पेस जिनका रोलोवर बहुत इंप्रेसिव है, स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट्स सीमेंट। प्लीज़ डायरेक्टर साहब एक बार सीमेंट के सारे स्टॉक्स लेके आइएगा। कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखें इस सीमेंट स्पेस का जो रोलोवर है, मैं बताता हूँ आपको, करीब 48% के आसपास पहुँच चुका है। तो 33% अगर आप देखें निफ्टी का खड़ा है, और 48% पहुँच चुका है आपका सीमेंट का रोलोवर। और इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स कौन से हैं? ग्रेसिम 64, अल्ट्राटेक सीमेंट 54, श्री सीमेंट 58, रैमको सीमेंट्स 55, और साथ ही साथ आपका अंबुजा 35। अंबुजा का काफ़ी अब 41 हो गया है, बट रेस्ट ऑफ आप देखें सीमेंट स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स हैं। और एक और स्पेस पावर स्पेस जिसमें आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इसमें रोलोवर्स सडनली पिकअप हो गए। टोरेंट पावर और साथ ही साथ आईएक्स में एक मूव था, लेकिन पावर स्पेस में एनटीपीसी, टोरेंट पावर सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स, मतलब ये दो स्पेस सीमेंट और पावर मार्केट का जो औसत रोलोवर है उससे कहीं अच्छे रोलोवर्स पोस्ट करते हुए। अनुज। बिल्कुल वीरू, और एक दो और स्टॉक उसमें एक्चुअली ऐड कर देते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसमें अच्छा रोल ओवर है करीब 65% का, और एचडीएफसी बैंक वहाँ पर भी अच्छा रोल ओवर है। लेकिन आज का मिड कैप इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी ख़राब है। इनफैक्ट निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अब इस महीने के हिसाब से नेगेटिव हो गया है। निफ्टी अभी भी हर्षता महीने के हिसाब से 1% पॉजिटिव है, लेकिन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 0.4% नेगेटिव इस समय हो चुका है, और वो इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा इसकी तरफ, जूनियर या निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसकी हम बात करते हैं, एक बार जरा उसका अगर चार्ट लेकर आएंगे तो वहाँ पर तो काफ़ी प्रॉब्लम है। और ये देखिए, ये एक्चुअली ये जो हम लोगों को एक चीज़ बताने की कोशिश भी कर रहे थे कि मार्केट में एक प्रॉब्लम क्या है। मार्केट में प्रॉब्लम है लोगों के पोर्टफोलियो नहीं चल रहे हैं, और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है निफ्टी नेक्स्ट 50। वो जो चार्ट आया था ना एक महीने का निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट, वो जरा एक बार वापस लेकर आइए और देखिए क्या ज़बरदस्त डिक्लाइन थी उसमें। वो 8%, 9% का डिक्लाइन है एक महीने में निफ्टी नेक्स्ट 50 में। और इसका एक मुझे लग रहा है सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अदानी ग्रुप स्टॉक्स हैं। निफ्टी में तो दो ही हैं सिर्फ, एंटरप्राइजेस और पोर्ट्स। बाकी के जो स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे इसमें हैं,
और इसके लिए आपने ये इस तरीके का मूव देखा। और इसमें बाकी भी कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें प्रॉब्लम है। और मार्केट का असली मूव जो है ना आपको वो ये सेट जो होता है ना, एक तो ये और एक निफ्टी 500 जिसमें 500 सबसे बड़े स्टॉक होते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसमें 50 निफ्टी के बाद अगले बड़े स्टॉक्स होते हैं, और निफ्टी 500 जो होता है वो एक और इंडेक्स होता है। वहाँ पर जो मूव है, और वहाँ पर अब हम बजट डे लोस के काफ़ी करीब हैं। ये निफ्टी 500 देखिए, अभी देखिए निफ्टी 500 का मूड आपको क्या बता रहा है। जो बजट से पहले डिक्लाइन आई, फिर वो बजट वाले दिन डिक्लाइन आई। अब इसमें तो सारे स्टॉक्स हैं, अदानी के अलावा बाकी स्टॉक्स भी हैं। ये जो है अब ये कोशिश कर रहा है कि बजट डे लोस को या वो जो क्लोजिंग लोस हैं उनको तोड़ा जाए। ये एक और रीज़न है जो मुझे थोड़ा सा मार्केट पे नर्वस कर रहा है, क्योंकि निफ्टी को संभाला हुआ है किसी तरीके से आईटी ने या कभी कभी रिलायंस ने, लेकिन बिलो द सरफेस ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी दिक्कत है। इनफैक्ट क्योंकि आप निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर रहे थे अनुज, आप देखिए एक महीने में जहां पर निफ्टी 500 ने परहैप्स जो 3% की गिरावट दिखाई है, निफ्टी नेक्स्ट 50 की ज्यादा धुलाई होती हुई, nearly 8.5%, एंड दैट्स ऑल कर्टसी टू द अदानी ग्रुप कंपनी। और ये वो स्पेस है जहां पर लोग कहते हैं कि आपको अगर इंडेक्स का स्टॉक नहीं लेना है, अगला जो इंडेक्स में आ सकता है आप अभी से पोजीशन लेकर चले, आपको शायद आगे उसका और डेल्टा का फायदा मिलेगा। लेकिन वो डेल्टा का ट्रेड ही है जो दरअसल आज मार्केट को नीचे बिल्कुल। मैं पर्सनली खुद इन्वेस्ट करता हूँ निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF में, क्योंकि वो एक अच्छा मौका रहता है। और कई बार इस तरीके के एबरेशंस आते हैं मार्केट में, लेकिन ये पिछला महीना तो खैर काफ़ी ख़राब रहा है ब्रॉडर मार्केट के लिए। और एक्चुअली काफ़ी डायकॉटमी रही है विद इन इंडिविजुअल सेक्टर्स। निफ्टी IT 4% ऊपर रहा है इस महीने, वहीं आप मेटल्स इंडेक्स देख लीजिए 11% नीचे रहा है इस महीने। और मतलब ये एकदम बहुत जैसे कहते हैं ना चर्निंग वाली मार्केट है, ज़बरदस्त पोर्टफोलियो चर्न्स, ज़बरदस्त इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स। और इंडेक्स एग्रीगेट लेवल पे कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो निकल कर आ रहा है फ्लैट। लेकिन आप अगर बीनीथ द सरफेस देखेंगे तो बहुत कुछ, मतलब एक हम कहते हैं ये चीज़ें कि डल मार्केट है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन अगर जो एक स्मार्ट ट्रेडर है जिसने अगर ये मैक्रो मूव्स पकड़ लिए हैं, उसके लिए एक्चुअली बहुत शानदार मार्केट रही है। अगर आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड की ट्रेड सही पकड़ी हैं, बैंक्स में शॉर्ट, मेटल्स में शॉर्ट, IT में लॉन्ग, ऑटोज़ में लॉन्ग, अगर ये इस तरीके की ट्रेड्स आपने सही पकड़ी हैं तो ये मार्केट आपके लिए बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक इंडेक्स ट्रेडर रहे हैं तो मार्केट ने कुछ नहीं दिया आपको। आपको एक्चुअली कुछ नहीं दिया, फिर आप बस चक्कर खाते रह गए हैं। मयूरेश, आई एम श्योर एंड आई डोंट नो कि लास्ट टाइम इस तरह का मार्केट और इस तरह का स्लो मूव हमने कब देखा था, लेकिन लार्जली आप अपने निवेशकों को क्या सलाह देते हैं? हाउ डू यू डील विद डेज लाइक दिस? You have to have patience, अर्शदा जी। तो आई थिंक यही हम हमारे नोट्स थ्रू या वेबिनार थ्रू बता रहे हैं। काफी सिलेक्टिव अप्रोच रख रहे हैं हम लोग, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि काफी कंपैरेटिव चेक्स किए जा रहे हैं वैल्यूएशन स्टैकअप को लेके, जो सही भी है कंपेयर टू अदर ग्लोबल मार्केट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट इंडिया स्टोरी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज इन माय ओपिनियन, जो चलते रहने वाली है। हाँ, बोरिंग होता है मार्केट्स, क्योंकि क्या करना है पूरे दिन पता नहीं चलता विद नो मूव टेकिंग प्लेस। और अनुज मेरे साथ बिल्कुल अग्री होंगे, जो टेस्ट मैचेस भी है वो 3 दिन में खत्म होती है, तो बाकी 2 दिन क्या करना है समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस रखें, आई थिंक द मार्केट्स विल रिवॉर्ड। मैं तो सोच रहा था एक्चुअली कि जो अहमदाबाद वाला टेस्ट मैच है वो देखने जाऊं, तो मैं सोच रहा था कि थर्सडे को मैच शुरू है, तो अब भाई थर्सडे फ्राइडे तो काम करना है, अगर सैटरडे संडे देखने जाऊं या ना जाऊं। कहीं पता चला कि सैटरडे को वहाँ पहुंचा और मैच खत्म हो चुका है। वो मुझे बहुत बड़ा रिस्क लग रहा है। वो लास्ट मैच है, और अगर तीसरा मैच भी ऑस्ट्रेलिया हार गई और चौथे मैच में अगर उन्होंने बिल्कुल ही जैसे कहते हैं झंडे एकदम जैसे वाइट झंडा अगर सामने कर दिया, तो पता चला कि हम एंटर कर रहे हैं और मैच खत्म हो रहा है 2 दिन में टेस्ट मैच। अनुज, वैसे इस तरह के मार्केट में आई एम श्योर आसानी से आप बाहर भी जाएंगे ना तो ज्यादा मिस नहीं करेंगे, बस वही दिक्कत है कि कुछ हो नहीं रहा है स्क्रीन पर। चले आखिरी 4.5 मिनट का ट्रेड बचा है, 1-2 और ट्रेड्स। अच्छा, अदानी एंटरप्राइजेज आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा फिर वो खींच दिया है स्टॉक को नीचे। 3.5 से 4% के नुकसान पर ये स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिरी 10-15 मिनटों में अदानी एंटरप्राइजेज, आयशा मोटर्स, आपका HCL टेक, L&T, BPCL, टाटा मोटर्स, इन सब में और बिकवाली की पोजीशंस बढ़ती हुई। आयशा तो कोशिश कर रहा था कि हम पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर टिकेंगे, वो बिल्कुल नहीं हुआ, स्लाइड करता हुआ। L&T भी आप लास्ट मिनट में देखेंगे तो प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जहां पर कॉन्फिडेंटली आपको लगे कि हाँ आज अच्छी तेजी देखने को मिली है, बारिंग ऑफ कोर्स आपका NTPC जो स्टेडी रहा है, और टाटा पावर जैसे काउंटर्स जहां पर हमने देखा है ऑफ कोर्स
वो खबर के चलते तेजी देखने को मिली है। लेकिन आखिरी 3.5 मिनट और बहुत ही पेनफुल और एकदम शांत सत्र, शायद वीरू भी इसीलिए शांत हो गए। ये मैं तो ये लगभग 1 बजे से सोच रहा हूँ हर्षता कि ये कार्यक्रम कैसे निकलेगा, लेकिन चलिए अब निकल गया। बस आखिरी के 2 मिनट रह गए हैं। स्टार परफॉर्मर रहा आज, याद रखिएगा, पावर स्पेस, IEX, वोल्टास, टाटा पावर, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे एक स्टॉक और आएगा, वो है सिमेंस, स्ट्रॉन्ग मूव। बैंक्स बैकफुट पे थे, बट याद रखिएगा स्टिल बैंक निफ्टी अपना ये मंथली जो बेस है, मतलब जो ऑप्शन बेस करीब 40-500 वो ट्रेजेक्ट्री को सिक्योर करके ले जा रहा है, वो एक हल्का सा एडवांटेज है। रिलायंस ने एक अटेम्प्ट लिया आज, फोर्थ डे एक कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट था टू बाइसेक्ट इट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एग्जैक्टली 2 बजे जब हम बातचीत कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, वह एग्जैक्टली अगर आप देखें वही लेवल छू के आया 2448, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाया, और वही है इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे ख्याल से यही आंकड़ा कल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और 1-2 स्टॉक्स और जो कि काफ़ी अच्छा खासा मूव दे रहे थे, उसमें आज गोदरेज CP एक स्टार परफॉर्मर रहा और अच्छा मूव था, लेकिन बाद में थोड़ा सा सिंक हुआ। HL डिफेंस स्पेस में अच्छा मूव देखे गया। नौकरी इन्फो एच आपकी स्क्रीन पर लगभग 35-75 पे अच्छा करता हुआ, और बैकफुट पे आज जो स्टॉक्स थे उसमें याद रखिएगा ABFRL, कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा, मन्नापुरम फाइनेंस, पिरामिड एंटरप्राइजेस, याद रखिएगा एक और 2 लगाया इस दौर का इसने 824 पे, और साथ ही साथ कैनफिन होम सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, लेकिन बाद में बैकफुट पे आया। और NBFC स्पेस में M&M फाइनेंस में आज पेन था, और बैकफुट पे आके 256 पे एग्जैक्टली इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूता हुआ ये स्टॉक। और एक और स्टॉक है जिसका जिक्र करना चाहूँगा, PI इंडस्ट्रीज। ये भी अगर आप देखें एक बड़े अच्छे मूव के बाद 2-3 दिन से कूल ऑफ होता हुआ। हर्षता, ओवर टू यू। पेनफुल सत्र, और फाइनली देखिए क्लोज भी एकदम दबाव वाला, बहुत ज्यादा दबाव वाला नहीं, एकदम फ्लैट, एकदम लिस्ट जो आप कहते हैं, ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। निफ्टी बैंक घूम फिर के 5 पॉइंट की गिरावट पर, निफ्टी आप देखिए 17,842 पर जाकर टिकता हुआ, एकदम फ्लैट 3.25% का पॉइंट का दबाव देखने को मिला है। मिड कैप में ज्यादा प्रेशर दोपहर में देखने को मिला, तो वो एक लूजिंग विकेट है, इसीलिए हम देख रहे हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही फिसल गया बाजार बंद होते। सेंसेक्स में भी 30 पॉइंट की ही बढ़त देखने को मिली है। IT स्टॉक्स आज जहां पर दबाव देखने को मिला है, इस मामले को प्रीएम्प्ट किया जा रहा है कि शायद नैस्डैक में कल और प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो IT इंडेक्स में प्रेशर देखने को मिला। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, NTPC, टाटा पावर और IEX, ये 3 ट्रेड्स थे जहां पर आज खुलने के साथ ही हमने देखा बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी। 3.25% ऊपर NTPC का ट्रेड बनता दिखाई दिया। टाटा पावर में हमने देखा यहाँ पर क्लियरली वो बेनिफिट आएगा क्षमता विस्तार का, और ऑफ कोर्स हायर प्राइसेस का, होपफुली पावर साइड पर 2% की तेजी, और साथ ही साथ IEX क्योंकि एक्सचेंज पर वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो वो काउंटर भी आज का एक विनिंग ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दिया है। 4-4.5% तक के गेंस इधर देखने को मिले हैं। आखिरी 30 सेकंड बचे हैं, तो आपके लिए लेकर आते हैं हमारा हीट मैप, जहां पर साफ हो जाएगा कि किन स्टॉक्स ने सपोर्ट किया मार्केट को और किन स्टॉक्स ने ड्रैग किया। आज फिर देखिए अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से बिकवाली का दबाव अच्छा खासा 3.5% कमजोर रहा है वो काउंटर। अपोलो हॉस्पिटल्स, कोल इंडिया, बजाज ऑटो जैसे पॉकेट्स थे जहां पर कमजोरी। UPL में हमने देखा बिकवाली का दबाव साफ तौर से बनता दिखाई दिया। ऑटो साइड पर बजाज कमजोर, टाटा मोटर्स कमजोर, मारुति भी एकदम शांत आज के दिन उभर कर आया है। M&M में हमने देखा एकदम सपाट ट्रेड देखने को मिला। टेक्नोलॉजी काउंटर्स में दबाव, इन्फोसिस, HCL टेक, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स कमजोर, TCS कमजोर। तेजी की तरफ ब्रिटानिया को कुछ सपोर्ट, रिलायंस ने थोड़ा बहुत मामला संभाला, लेकिन ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर और आपका साथ ही साथ HUL, ये कुछ ट्रेड्स थे जहां पर हमने देखा है कंजम्पशन थीम में थोड़ी सी एक्टिविटी आज तेजी की तरफ बनती हुई दिखाई दी। और मेटल्स में हमने देखा टाटा स्टील में कुछ खरीदारी के अंश पर ही फाइनल क्लोज आता हुआ दिखाई दिया है। अगर RIL नहीं होता शायद हमारी क्लोज आज के लिए 1 पॉइंट या फिर फ्लैट नहीं होती और नीचे होती। 17,842 पर फाइनली इंडेक्स जाकर टिका है। ऐसे में लेकर आते हैं आपके लिए सीधा सौदा का अपडेट, जो आशीष और अच्छा वहां पर कुछ खास अपडेट है नहीं, अपॉलॉजीज फॉर दैट, लेकिन क्लियरली एक बहुत ही फ्लैट सत्र। वीरू, हर्षदा, वेडनेसडे को क्या लगता है, कुछ आतिशबाजी है, यही होगा? वीरू, वेंसडे पर ये होगा कि आधा हफ्ता बीत गया है और फिर सिर्फ 2 दिन बाकी है। बिल्कुल सही कहा आपने, और अगर ऑप्शन राइटर्स इतने ही कन्विक्शन के साथ खड़े रहे, तो यकीन मानिए ऐसी ही होगी कल की भी अगर आप देखें क्लोजिंग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि US आज कुछ करे। लगभग 3 दिन के अंतराल के बाद आज US खुलेगा,
रहेंगी सारी निगाहें यूएस मार्केट पर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक्सपायरी -1 डे पे यानी वेडनेसडे पर 22 फरवरी को। मॉर्निंग कॉल में हर्षता है मेरी, आशीष की और नीरज जी की। तब तक के लिए नमस्कार।